Assalamu alaikum my dear students. Welcome back to JK Bose Foundation classes. Dear students, my name is Shakil Ahmed. I am your chemistry tutor. आपको याद होगा हम क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका रिवाइज कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। ये इसका तीसरा लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, लास्ट में अगर आपको याद होगा वी वर डिस्कसिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें हमने पढ़ा था कैसे हम अल्केन्स का नाम देते हैं। उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, एक सीक्वेंस हमने पढ़ी थी। नाउ इन टुडे सेशन वी विल स्टार्ट द सेशन विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनके अंदर जो रूल्स वो वैसे ही है जो जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स में पढ़ा। तो यहाँ पे एक दो रूल्स ऐड हो जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई कंपाउंड बनाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन का। फिर देखते हैं कौन सा रूल हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंपाउंड बनाना है। मैं यहाँ पे कंपाउंड ऐसे बनाऊंगा, हम क्या करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, या यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड CH करके डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे CH2। देखिए बेटा, अब जो हमारे पास कंपाउंड है इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है? तो यहां तो एक डबल बॉन्ड है, तो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्कीन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स का नाम कैसे दिया जाता है? बराबर वैसे ही जैसे मैंने आपको अल्केन्स में पढ़ाया था। यहां पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऐसे ये तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। फिर इस चेन की हमने नंबरिंग करनी होती थी, और यहां पे जो हम नंबरिंग वो कहां से करेंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड का नंबर वो लोवेस्ट आएगा। तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसका नंबर 3 आता है। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो उस कार्बन का नंबर 1 आता है, 1 2 3। तो ये आपकी सही नंबरिंग होगी। फिर इसके बाद इट इज 1 2 3 4। अब इसके बाद हमने इसमें नाम देना है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स वो भी नहीं आएगा क्योंकि चेन के अंदर जो कार्बन एटम्स का वो ओपन स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद इसमें वर्ड रूट, इसमें वर्ड रूट आप देखिए चेन के अंदर कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 का हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ब्यूट। अब इसके बाद इसमें हम प्राइमरी प्रीफिक्स, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। यहाँ पे कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस डबल बॉन्ड का लोकेंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, वो 1 पे है। यहाँ पे हम एन नहीं लिखेंगे, एन तब लगाया जाता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे आपने प्राइमरी सफिक्स में ऐड करना है ENE, और साथ में आपने इसका लोकेंट भी मेंशन करना है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जिसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इसमें इस डबल बॉन्ड की 2 पॉसिबल पोजीशंस है। या तो ये कार्बन नंबर 1 पे हो सकता है, या ये कार्बन नंबर 2 पे हो सकता है। इन केस ऑफ प्रोपीन के केस में हमेशा जो आपका डबल बॉन्ड वो कार्बन नंबर 1 पे आएगा, तो वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनमें इस डबल बॉन्ड की एक से ज्यादा पॉसिबल पोजीशंस हो सकती है, तो आपने वहां पे इनका लोकेंट भी आईयूपीएक में मेंशन करना होता है। सो इट इज एक्चुअल प्रॉपर आईयूपीएक नेम विल बी ब्यूट 1ene। ये हो गया एक कंपाउंड। तो एक और कंपाउंड में आपको बताऊंगा, वहां पे आपने एक रूल को ऐड करना है। वो कौन सा रूल है? तो सबसे पहले कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड हमारा ऐसा होगा, हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर लिखेंगे CH, फिर यहां पे लिखेंगे डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां पे लिखेंगे बेटा CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपके पास जो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट इज ब्रांचेड। इससे पहले हमारे पास स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो जब ऐसा कंपाउंड आपके पास होगा तो इनका नाम हम कैसे देते हैं? सबसे पहले ऐसे कंपाउंड्स में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पे अगर हम चेन देखेंगे, कौन सी चेन जो लॉन्गेस्ट बन रही है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, एक ये चेन बनेगी 1 2 3 4 5। तो एक चेन आपकी 5 कार्बन की बन रही है। नंबर सेकंड 1 2 3 4 5, एक और चेन 5 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5। तो यहां पे सारी चेन्स आपके 5 कार्बन के बन रहे हैं। चलिए हम एक काम करेंगे, यहां पे हम इस 3 को हटा के 2 लगाते और यहां पे CH3 लगाते। अब देखिए यहां पे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो ये बनेगी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन। एक चेन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6, और तीसरी चेन भी 6 कार्बन की बन रही है।
अब एक चेन 5 कार्बन की, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले वो रूल जो हमने पढ़े थे। उसके बाद दूसरी चेन जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स आ रहे हैं वो ये वाली चेन आती है, ये स्ट्रेट चेन आती है और ये सब छोड़ में आएगा। मगर आपने याद रखना है बेटा, जब भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, आपने उस डबल बॉन्ड के कार्बन को चेन में लाना है। मतलब अगर आप इस चेन को सिलेक्ट करोगे, नाम दोगे, नाम गलत माना जाएगा। So you have to select the longest carbon chain of the carbon atoms, but the chain it must include either double bond or triple bond। ये डिपेंड करता है कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा, इस एक रूल को आपने यहां पे ऐड करना है। बाकी जो रूल्स मैंने आपको वहां पे पढ़ा है, लोवेस्ट नंबर रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, वो सारे रूल यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ये वाला रूल यहां पे आपने ऐड करना है। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, उस चेन के अंदर डबल बॉन्ड आना चाहिए। देखिए बेटा, अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करेंगे, डबल बॉन्ड छूट रहा है, नाम से ही नहीं आएगा। हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, हाँ इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे इससे और मत कोई चेन जिसमें और कार्बन एटम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो ये बनेगी, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। एक तो 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं और साथ में इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट यहां पे इसमें आपको मिल रहा है। फिर इसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आप वहां से कीजिए जहां से डबल बॉन्ड के कार्बन का नंबर कम आए। तो अगर यहां से नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, नंबर बहुत ज्यादा आएगा। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग आपने यहां से करनी है। दिस इज कॉल्ड एज लोएस्ट नंबर रूल। फिर इसके बाद नंबरिंग करने के बाद आपको एक साइड चेन मिल रही है, तो साइड चेन को आपने आइडेंटिफाई करना है। इट इज C2H5, this group is called as ethyl। when ethyl group is present in a compound in the side chain, then you have to provide the IUPAC name। सबसे पहले आपने उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम लिखना है। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में यहाँ पे आपने ऐड करना है इसके IUPAC नेम में, वो है इथाइल। तो इथाइल का लोकेंट भी आपने मेंशन करना है। हम लिखेंगे 3 इथाइल, ये आएगा 3 इथाइल। हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, बताने की जरूरत नहीं है बार बार। उसके बाद वर्ड रूट, चेन के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं 6, तो 6 का हम क्या लिखते हैं हेक्स। फिर इसके बाद इसमें जो प्राइमरी सफिक्स एन आएगा, इन आएगा कि आइन आएगा, यहाँ पे इन आएगा और उस इन का लोकेंट क्या है, इट इज ऑन कार्बन नंबर 1, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इन। तो इस कंपाउंड का प्रॉपर आयुपेक जो नाम आएगा दैट विल बी 3 इथाइल हेक्स 1 इन। ऐसे अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रूल्स यहां पे सेम है, चेंज नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। इसके बाद एक और कंपाउंड में आपको यहां पे दिखाऊंगा, वन मोर कंपाउंड फ्रॉम द सेम कैटेगरी। जो कंपाउंड हमारा है उसके अंदर अब 2 हम यहां पे डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे कंपाउंड एक बनाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे CH3। देखिए बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है, straight chain compound, but this is unsaturated hydrocarbon because the compound contains double bond। यहाँ पे तो ये एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे हम करते आए हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। दिस विल बी अवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहां से करनी है कि वहां से करनी है, जरा आप चेक कीजिए 1 2, आपको दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। इसका मतलब जो नंबरिंग वो आपने यहां से करनी है 1 2 3 4 5 6 7। अब कोई साइड चेन आपको यहां पे नजर आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, इस पार्ट पे आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, ओपन स्ट्रक्चर है। उसके बाद वर्ड रूट यहां पे आना है। वर्ड रूट कितने कार्बन का आएगा, चेन में कार्बन एटम्स कितने 7 है, तो 7 का हम क्या लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं HEPT। दिस इज कॉल्ड एज हेप्ट। बट you have to one more point here, you have to remember one more point। आपने यहां पे इसके नाम में क्या ऐड करना है, you have to add letter A to this word root, hepta, only in case if the compound contains more than 1 double bonds or triple bonds। अब इस कंपाउंड को गौर से देखिए, इस कंपाउंड में आपको यहां पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है बेटा, आपको यहां पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। अभी इससे पहले जो हमने कंपाउंड दिखाया था उसमें हमने एक ही डबल बॉन्ड दिखाया था। तो कंपाउंड के अंदर जब एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपने वर्ड रूट वैसे ही लिखना है जैसे जितने कार्बन का होगा।
लेकिन द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, ये अगर कंपाउंड के अंदर डबल एक होगा, ट्रिपल एक होगा, तो आपने वर्ड रूट सीधे लिखना है, जैसे हम लिखते हैं हेप्ट 7 कार्बन का। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा या ट्रिपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा, देन यू हैव टू ऐड दिस लेटर ए टू द वर्ड रूट। तो यहां पे हम लिख रहे हैं हेप्टा, नॉट हेप्ट। तो जब मैं लिखूंगा हेप्टा, इसका मतलब कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो तो आपने यहां पे दिखाना है। आपका कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 5 पे हम लिखेंगे 2,5 डाई, एक जैसे, तो क्या है, डाईन। कंपाउंड का नाम आएगा बेटा हेप्टा 2,5 डाईन। तो सेम रूल ये अप्लाई होगा किसके लिए, फॉर अल्काइंस। तो यहां पे एक और कंपाउंड आपको दिखाएंगे, ऐसे इनका हमने नाम देना है। तो ये तो सिंपल है। फिर इसके बाद एक और कंपाउंड में आपको यहां पे दिखाऊंगा, उस कंपाउंड के अंदर अब हम ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे। देखिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे इसके साथ H रखेंगे। यहां पे सॉरी इस H को हटाना है क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। मैं यहां पे लिखूंगा CH, हाँ यहां पे ठीक है। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, तो यहां पे लिखेंगे CH2, यहां पे लिखेंगे CH2, फिर यहां पे लिखेंगे बेटा CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, बट दिस कंपाउंड इज ब्रांचेड। तो इस कंपाउंड में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, मगर चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो बेटा ये बनेगी, दिस विल बी आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच वी कॉल एज प्रिंसिपल चेन, और इसको हम पैरेंट चेन का नाम देते हैं। इसके बाद इसमें हमने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड का नंबर कम आए। तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें आपका एक सब चोंड आ रहा है, तो सबस्टोन को आपने साइड चेन को आइडेंटिफाई करनी है। तो ये जो आपका सबस्टोन ये है क्या, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल। किस कार्बन पे है, इट इज ऑन कार्बन नंबर 3। तो जब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा साइड चेन में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम इसका नाम मेंशन करते हैं, ये आएगा 3 मिथाइल। हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला पार्ट कंप्लीट। प्राइमरी प्रीफिक्स ये नहीं आएगा। उसके बाद वर्ड रूट, शाबाश, कितने कार्बन है चेन के अंदर, 6। तो यहां पे हमने हेक्स लिखना है, ना कि हेक्सा लिखना है। हेक्सा तब आएगा जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स, यहाँ तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे हेक्स। फिर ये जो ट्रिपल बॉन्ड, सारी मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड ये किस कार्बन पे, इट इज ऑन कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन। अब आपने नहीं लिखना है, आपने YNE लिखना है। आई बात समझ में। तो कंपाउंड का नाम आएगा 3 मिथाइल हेक्स 1 आइन। ऐसे इन कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे आप देखिए, अगर हम यहां से इस हाइड्रोजन, इसी कंपाउंड की मॉडिफिकेशन करेंगे, मैं यहां से इस हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, यहां पे मैंने CH2 लगाया, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, चेन आपकी यही बनेगी। मगर जो आपकी नंबरिंग वो कहां से होगी, अगर ये यहां पे नहीं होता, मान लीजिए ये यहां पे नहीं होता, हम यहां पे लिखेंगे CH। ऐसे ये आपके पास कंपाउंड था, क्या हम नंबरिंग यहां से करते हैं कि यहां से नंबरिंग करते हैं? पहला अल्फाबेट किसका आता है, पहले आइन आता है, YNE आता है, कि पहले ENE आता है? पहले डबल बॉन्ड का नाम आता है ENE, E कम्स बिफोर द Y। तो सबसे पहले आपने Y, इस E की प्रेफरेंस देनी है। तो नंबरिंग आपकी यहां से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर इसके बाद हम नाम देंगे, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा क्योंकि कोई साइड चेन प्रेजेंट नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। वर्ड रूट इसमें 6 कार्बन है, तो हेक्सा नहीं लिखना है, आपने हेक्स लिखना है। हेक्सा मैंने तब बताया, इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा होते, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होते, देन यू हैव टू ऐड द लेटर A टू द वर्ड रूट। बट इन दिस केस हमने कोई लेटर यहां पे A ऐड नहीं करना है, हम सीधे लिखेंगे इसका जो वर्ड रूट वो आएगा हेक्स। फिर इसके बाद जो पहला नाम हमने लिखना है, हमने इन का पहले लिखना है, उसके बाद आइन का, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम यहां पे फॉलो करेंगे। तो आपका जो डबल बॉन्ड वो कार्बन नंबर 1 पे आता है, हम लिखेंगे 1N। फिर यहां पे लिखेंगे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वो किस कार्बन पे आ रहा है, वो कार्बन 5 पे आ रहा है। तो मैं यहां पे मैं इन नहीं लिख रहा हूं, मैंने यहां पे E को ड्रॉप किया, क्योंकि यहां पे जो आपका पहला अल्फाबेट, जो आपका यहां पे वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट Y। आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर AIUO या किससे यहां पे हम लिखते हैं Y, इनसे कोई अल्फाबेट जो वर्ड पहले इनमें कोई अल्फाबेट होगा, तो आपने यहां पे इस प्राइमरी प्रीफिक्स के इनको, इसका जो E होता है उसको ड्रॉप करना है। तभी मैंने यहां पे इसके E को ड्रॉप किया, क्योंकि यहां पे जो वर्ड उसका पहला अल्फाबेट वो Y आ रहा है। दैट इज वाई इस कंपाउंड का नाम आएगा हेक्स 1N5 आइन, इस कंपाउंड का नाम आएगा। आई बात समझ में बेटा? तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बस आपने यहां पे याद रखना है, चेन सिलेक्ट करनी है,
चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। फिर नंबरिंग आपने वहीं से करनी है जहां से इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर वो कम आए। आई बात समझ में। फिर इसके बाद आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग सेकेंडरी सफिक्स। देखिए बेटा, यहां पे अभी तक हमने इस पार्ट का भी यूज देखा, इस पार्ट का भी अभी हमने यूज नहीं देखा, इस पार्ट का हमने यूज देखा, इस पार्ट का हमने यूज देखा, लेकिन ये वाला पार्ट अभी हमने यूज नहीं किया। ऐसे कंपाउंड्स भी है जिन कंपाउंड्स के आयुपेक नेम में ये वाला पार्ट यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। चले उन कंपाउंड्स के नाम पे जल्दी जल्दी नजर डालते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का मतलब ये हम ऐसे दिखाते हैं ROH। दिस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज एल्कोहल्स। इनके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन कंपाउंड्स का नाम हम कैसे देते हैं? जो सेकेंडरी सफिक्स में हम इसमें ऐड करते हैं OL, ऑल ऐड करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है और याद रखना चेन के अंदर वो कार्बन आना चाहिए जिस कार्बन पे ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये R आपका कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मैं अगर यहां पे ऐसे लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे मैं लिखूंगा CH2, मैं यहां पे लिखूंगा OH। देखिए सबसे पहले आपने इस कंपाउंड के इसमें कार्बन एटम्स की चेन देखनी है, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे एज अवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच बिकम्स अवर प्रिंसिपल और पैरेंट चेन। फिर नंबरिंग करनी है। मैंने बताया उस चेन के अंदर ये कार्बन, जिस कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एल्कोहल्स यहां पे आप जिनके बारे में पढ़ रहे हो, चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी कार्बन पे प्रेजेंट होगा, वो कार्बन आपकी चेन में आना चाहिए। तो आपने ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की। फिर नंबरिंग, लोएस्ट नंबर इसी कार्बन को नंबर 1 देंगे, फिर 2, फिर 3। तो यहां पे इसका जो नाम हम लिखेंगे दैट विल बी, यहां पे जो आपका पहला पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स ये नहीं आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स ये भी नहीं आएगा, वर्ड रूट आएगा। इस चेन के अंदर कार्बन कितने हैं? वो 3, तो 3 का हम लिखते हैं प्रॉप। फिर आपको पता है प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा? नेचर ऑफ द बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो वो आएगा N। तो मैं यहां पे लिखूंगा बराबर पहले N, फिर इसके बाद इसमें सेकेंडरी सफिक्स वाला पार्ट, क्योंकि OH प्रेजेंट है, जब OH प्रेजेंट होगा तो इसको हम सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखते हैं? हाँ, इसको सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखा जाता है, लेकिन उस ऑल की पोजीशन या उसका लोकेंट हम यहां पे मेंशन करेंगे, दैट विल बी 1 ऑल। तो आप देखिए यहां पे इसका जो पहला अल्फाबेट वो O है, यहां पे इसका E आपने ड्रॉप करना है, तो कंपाउंड का प्रॉपर नाम आएगा दैट विल बी प्रोपेन। हाँ, 1 ऑल इस कंपाउंड का सही आयुपेक नेम आएगा। आई बात समझ में। फिर इसके बाद एक और कंपाउंड आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा, उससे ये और क्लियर हो जाएगा मेरे कहने का मतलब क्या था। हम यहां पे ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लिखेंगे CH2। देखिए बेटा CH2OH मैं ऐसे कंपाउंड बना रहा हूं। फिर यहां पे लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मैं यहां पे लिखूंगा CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। इज इट एल्डिहाइड, एल्कोहल, कौन सा कंपाउंड है? इट इज एल्कोहल। आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया? क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस कंपाउंड का हमने नाम देना है। नाम देने के लिए ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं, इट इज ब्रांचेड कंपाउंड। तो ब्रांचेड कंपाउंड के केस में सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। आप इसको एज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने चेन में वो कार्बन लाना है जिस कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वो कार्बन है जिसपे OH प्रेजेंट है, तो इसको आप चेन के बाहर नहीं रख सकते हो, आपने इस कार्बन को चेन में लाना है। तो ये हमारी बनेगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा। फिर नंबरिंग यही से आएगी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और यहां पे एक साइड चेन आ रही है मिथाइल, तो मिथाइल का हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम लिखते हैं। मिथाइल का जो लोकेंट वो हम यहां पे लिखेंगे 2 मिथाइल। ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, वर्ड रूट इसमें 5, तो 5 का हम लिखते हैं पेंट। फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ द बॉन्ड, यहां पे हम लिखेंगे N, फिलहाल बराबर लिखेंगे। फिर इसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कहां पे आएगा? ये कार्बन नंबर 1 पे, तो हम लिखेंगे 1OL। चूंकि इसका पहला अल्फाबेट O, इस लेटर E को आपने ड्रॉप करना है। कंपाउंड का नाम आएगा 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। These compounds are called as monohydric alcohols as these compounds contain only 1 hydroxyl groups. देयर आर सम कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि मैं इसी कंपाउंड की मॉडिफिकेशन करूंगा और आपको यहां पे दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, यहां पे इस H को हटाते हैं, यहां पे OH लगाएंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही बनेगी, क्योंकि ये कार्बन भी चेन में आ रहा है, ये कार्बन भी चेन में आ रहा है, जिन कार्बन इस पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है। नंबरिंग तो ऐसी ही करनी है। सो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, कंपाउंड का नाम आएगा 2 मिथाइल। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, वर्ड रूट इसमें 5, तो हम लिखेंगे पेंट।
मैं यहां पे लिखूंगा पेंट। फिर इसके बाद इसमें कौन सा बॉन्ड आप देखिए, इट इज एन, मैं बराबर यहां पे लिखूंगा एन। अब ई को मैंने ड्रॉप नहीं करना है। क्यों ड्रॉप नहीं करना है? क्योंकि यहां पे अब जो इस साइड से वर्ड आएगा उसका पहला अल्फाबेट उन जो मैंने आपको अल्फाबेट्स दिखाए उनमें से नहीं होगा। दो यहां पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिल रहे हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा कार्बन नंबर 3 पे। तो ये हम लिखेंगे 1,3। अब देखिए यहां पे इसका जो पहला अल्फाबेट वो डी आता है, तो कंपाउंड का नाम आएगा 2-मिथाइल पेंटेन 1,3 डाइऑल। तो ऐसे आपने इन कंपाउंड्स का नाम देना है। ये हो गए हमारे अल्कोहल्स। मैं एक दो का आपको बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना ये जो वीडियो हमारा ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गए हमारे, उसके बाद एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO। जनरली इनको हम ऐसे दिखाते हैं आर। ये आर आपका H भी हो सकता है, ये आपका कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, ये आर जो हम यहां से लिख रहे हैं ये आपका कोई अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या हाइड्रोजन एटम हो सकता है। और साथ में अगर ये ग्रुप होगा, ऐसे भी हम इसको दिखाते हैं आर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर यहां से हम इसको H दिखाते हैं। दिस ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, CHO शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं। और जो इसके अंदर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, ये आपको अभी सर के ऊपर से जाएगा। फिलहाल हम यहां पे लिखेंगे जो कंपाउंड्स जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड्स। ये बात याद रखिएगा। मैंने क्या करना है, मैं इस आर के बदले कोई अल्काइल ग्रुप यहां पे ले रहा हूं। सपोज मैं लूंगा CH3 CH2, इथाइल मैंने यहां पे लिया, फिर मैं लिखूंगा यहां पे CHO। ऐसे मैंने कंपाउंड लिखा। Is this alcohol aldehyde? Yes, of course it is aldehyde. Why so? Because the compound contains this functional group which is called as aldehyde group. अब इसमें हमने क्या करना है, एक रूल आपने याद रखना है। ये जो आपका CHO का कार्बन है ना, ये पहले आप यहाँ पे चेन सिलेक्ट करनी है। आप इन दो कार्बन की चेन सिलेक्ट नहीं करना, आप इस कार्बन को भी चेन में लाना। हाँ, वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका एल्डिहाइड या आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड COH, इस कार्बन का भी, ये जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी कार्बन आपने चेन में लाना है, किसी भी सूरत में लाना है। और आपका कीटोन चूंकि ये ऐसा होता है, इसका कार्बन चेन में ही आएगा। ऐसे जो आपके नाइट्राइल्स होते हैं CN, इनको हम ऐसे दिखाते हैं CN। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज साइनाइड ग्रुप, या इनको हम अल्काइल साइनाइड्स कहते हैं। यहां पे C, यहां पे C, यहां पे C। और एल्डिहाइड्स के केस में CHO, यहां का C। इन सारे C कार्बन जो यहां पे इनके अंदर इन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट है, इनको आपने चेन में लाना है। और साथ में नंबरिंग आपने, स्पेशली इन दिस केस एल्डिहाइड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में और नाइट्राइल के केस में, आपने नंबरिंग इसी कार्बन से करनी है। आपने नंबरिंग यहां से नहीं करनी है। जो आपका लोएस्ट कार्बन वो यही आपका बन रहा है, क्योंकि इसी कार्बन पे एक आपका फंक्शनल ग्रुप है और इसी कार्बन से हम नंबरिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो आपकी नंबरिंग आएगी 1 2 3। लेकिन नॉमेनक्लेचर में जो ये 1 होता है वो मेंशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन, कार्बोनाइट्राइल या जो आपके नाइट्राइल्स होते हैं, इनका कार्बन हमेशा चेन में आते हैं और नंबरिंग हम वही से करते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो प्रॉपर आईयूपीएक नेम आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट इसमें 3 कार्बन, तो 3 का हम लिखते हैं प्रॉप। फिर इसके बाद नेचर ऑफ द बॉन्ड, इट इज सिंगल, तो यहां पे लिखेंगे ANE। फिलहाल बराबर लिखेंगे क्योंकि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है CHO। व्हेन CHO is present in the compound, then you have to add AL in the secondary suffix। तो यहां पे इसका जो नाम आता है अल का, इसका पहला अल्फाबेट A, जब A होगा तो यहां पे E को ड्रॉप करना है, यहां पे आपने लिखना है कंपाउंड का नाम आएगा प्रोपेन अल। ऐसे आपने इस बात का ख्याल रखना है। ऐसे अगर हम यहां पे एक और कंपाउंड आपको बताएंगे, मैं लिखूंगा यहां पे CH2 C डबल बॉन्ड O। ऐसे हम यहां पे कंपाउंड को ही लिख रहे हैं। मैं लिखूंगा CH, यहां से लिखेंगे CH3, यहां से लिखेंगे CH2। मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा CH3। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है एज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसके अंदर ये कार्बन भी आए। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी। दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग तो इसी कार्बन से करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे आपकी एक साइड चेन बन रही है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा किस कार्बन पे, इट इज ऑन कार्बन नंबर 3। हम लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट इसमें 5, तो 5 का हम लिखते हैं पेंट।
प्राइमरी सफिक्स इसमें एन आएगा, बराबर लिखेंगे पहले एन, फिर इसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लास्ट में अल लिखते हैं, तो उसका पहला अल्फाबेट ए है, तो यहां पे इस ई को काट के हम ए एल यहां पे ऐड करेंगे, तो कंपाउंड का नाम आएगा 3 मिथाइल पेंटेन अल। बराबर आपने इस केस में भी ऐसा ही करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन वो चेन में लाना है, नंबरिंग करनी है, इसी कार्बन से नंबरिंग करनी है। इसके बाद एमाइंस आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो क्लास 11th में आपने इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 डिग्री अमाइंस के बारे में, जो हमारे प्राइमरी अमाइंस कहते हैं। ये आपका अमोनिया है NH3। जब हम इसमें एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं तो जो ग्रुप बनेगा दैट विल बी NH2। आपने एक हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगाया, कोई अल्काइल ग्रुप लगाया, दिस अमाइन इज कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। ऐसे ही अगर हम 2 हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो आपका बनेगा RNH, R डैश, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम 3 हाइड्रोजन इस अमोनिया से बाहर निकालेंगे, आपका ये खाली N रहेगा, एक साइड से R, दूसरे साइड से R डैश और तीसरे साइड से R डबल डैश। दिस अमाइन इज कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइन। सो यहां पे अगर हम इसकी बात करेंगे, प्राइमरी अमाइंस की बात करेंगे, जिन कंपाउंड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, एक तो वो कार्बन चेन में आना चाहिए और साथ में उस कार्बन का लोएस्ट नंबर आना चाहिए। और सेकेंडरी सफिक्स में हम इसका नाम सीधे क्या लिखते हैं, AMINE। इसका मतलब क्या है सर, मैं बताऊंगा। देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, प्राइमरी अमाइन है NH2। आप यहां पे इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही बनेगी, है ना, ये चेन जिसके साथ ये सेकेंडरी सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये चेन में आना चाहिए। और इसी की इसका लोएस्ट नंबर आना चाहिए 1, तो यहां पे लिखेंगे 2। ये आएगा इथ, पहले लिखेंगे इथ, उसके बाद सिंगल बॉन्ड तो N। अब यहां पे ये प्रेजेंट है तो इसका मैंने बताया लास्ट में हम एमाइन ऐड करते हैं, AMINE। देखिए बेटा यहां पे इसका जो पहला अल्फाबेट वो A है, तो आपने इस लेटर E को ड्रॉप करना है। मैं लेटर E को ड्रॉप करके यहां पे लिखूंगा AMINE, तो कंपाउंड का नाम आएगा इथेन अमाइन। ऐसे इनका नाम दिया जाता है। बाकी जो रूल्स, लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, या जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, वो सारा यहां पे बाकी अप्लाई हो जाएगा। बस सेकेंडरी सफिक्स में आपने ऐड करना है अमाइन। ऐसे ही जो आपके नाइट्राइल्स होते हैं, जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप, एक तो ये कार्बन चेन में आना चाहिए, नंबरिंग इसी कार्बन से करनी है, और लास्ट में आपने इसमें जो नाम देना है सेकेंडरी सफिक्स में, वहां पे हम डायरेक्टली लिखते हैं NITRILE। मैं यहां पे कंपाउंड एक बनाऊंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मेरे पास कंपाउंड है, इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग इसी कार्बन से 1 2 3, 3 का क्या आएगा, ये आएगा प्रोप। फिर इसमें कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में बराबर यहां पे लिखूंगा N। क्यों लिखा, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप इसका जो पहला अल्फाबेट वो N आता है, यहां पे हम स्पेस करके लिखते हैं नाइट्राइल, तो कंपाउंड का नाम आएगा प्रोपेन नाइट्राइल। आई बात समझ में। ऐसे जो आपकी कीटोन्स होते हैं जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से R और यहां से R, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोन। ये R आपके सेम भी हो सकती है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑन दैट बेसिस जो हमारे कीटोन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। चलिए छोड़िए, आप क्लास 11th में पढ़ोगे। एक को हम सिंपल कीटोन्स कहते हैं और दूसरे को हम कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड कीटोन्स, दे आर कॉल्ड एज मिक्स्ड कीटोन्स। इफ R, अगर R के बराबर होगा देन द कीटोन्स आर कॉल्ड एज सिंपल कीटोन्स। इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, अगर ये R डैश के बराबर नहीं होगा देन द कीटोन्स आर कॉल्ड एज मिक्स्ड कीटोन्स। ये बात याद रखेंगे। तो इन कंपाउंड्स का जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनके सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या ऐड करते हैं, ONE, वन, बट इट इज pronounced as un, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो गया आपको क्लास 10th में बेसिक रूल्स याद रखने। जो बेसिक रूल्स मैंने आपको पढ़ाए, बस आप उन बेसिक रूल्स को आपको सिंपल कंपाउंड्स का नाम वहां पे देना होगा। तो ये ज्यादा फिर ये इसमें जो लेवल वो ज्यादा हो जाएगी, इतना भी आपको याद नहीं रहेगा। आप बस यहाँ पे एल्कोहल्स का याद रखिए, एल्डिहाइड्स का याद रखिए या कार्बोक्सिलिक एसिड का याद रखिए, काफी है। फिर इसके बाद बेटा हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज आइसोमेरिज्म।
व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? इसके बहुत सारे टाइप्स है, वो पहले छोड़िए आप। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया है, टेट्रावैलेंसी, जब हम पढ़ रहे थे वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर किस वजह से, एक रीजन कार्बन के वर्सटाइल नेचर होने का वो ये फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज दिस आइसोमेरिज्म? It is a phenomenon in which two or more compounds having the same chemical formula but they have different structures. तो उस फिनोमेना को हम बेटा आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स वो डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट वेज, तो ऑन दैट बेसिस इसकी डिफरेंट टाइप्स है। अभी जो हमारे इस क्लास में जो आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो हमने खाली इस चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल टॉक ओनली अबाउट दीज चेन और स्केलेटल आइसोमर्स। तो सबसे पहले आपने आइसोमेरिज्म को समझना है। आइसोमेरिज्म होता क्या है? ये वो फिनोमेना है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूला सेम मगर इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट। अब जो आपकी चेन और स्केलेटल आइसोमर्स होते हैं, जो डिफरेंस होती है स्ट्रक्चर्स में, वो यहां पे डिफरेंस होती है इन द जो कार्बन स्केलेटन होता है, इनके कार्बन एटम के ढांचे में फर्क होता है। मैं आपको यहां पे एक दो कंपाउंड से ये क्लियर करूंगा कि आइसोमेरिज्म फिनोमेना क्या होता है। यहां पे सबसे पहले एक कंपाउंड बनाएंगे, ऐसे हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास एक कंपाउंड है। देखिए बेटा, अभी आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आप इसका नाम बता सकते हो। इसका जो नाम आएगा दैट विल बी ब्यूटेन। चेन यहाँ पे देखिए 4 कार्बन एटम्स की और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो और कोई सब चोट यहाँ पे कोई सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे नहीं आएगा, सीधे इसका जो नाम आएगा दैट विल बी एन ब्यूटेन, भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे कार्बन कितने 1 2 3 4, तो ये आएगा C4, हाइड्रोजन 3 दो गए, 5 दो गए, 7 3 हो गए 10, तो इस कंपाउंड की फॉर्मूला आई C4H10। ध्यान से सुनिएगा, मैं इन्हीं 4 कार्बन एटम्स का एक और अरेंजमेंट दिखा सकता हूं। तो अरेंजमेंट हम ऐसे दिखाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहां पे लिखेंगे CH3, मैंने यहां पे ऊपर लिखा CH3। अब आपने इसका नाम देना, इट इज ब्रांचेड कंपाउंड, तो मेरे हिसाब से इसका जो नाम आएगा दैट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। आप चेक कर सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपेन इस कंपाउंड का नाम आएगा। एम आई राइट? इस कंपाउंड की फॉर्मूला मैंने देखनी है, फॉर्मूला क्या आएगी 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 1 हो गए, 4 3 हो गए, 7 3 हो गए 10, तो C4H10। देखिए दो कंपाउंड्स जिनकी केमिकल फॉर्मूला सेम, दो कंपाउंड्स एन ब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, दे आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। These two compounds having same chemical formula but different structures, मगर जो इनके जो स्ट्रक्चर्स उनमें डिफरेंस किस में है? स्केलेटन ऑफ द कार्बन एटम। यहाँ पे कार्बन एटम का ढांचा देखिए स्ट्रेट, और यहाँ पे कार्बन एटम का ढांचा देखिए वो कैसा यहाँ पे अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, ब्रांचेड अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। तो ऐसा फिनोमेना जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनकी केमिकल फॉर्मूला सेम लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, और जो डिफरेंस वो इनके कार्बन एटम स्केलेटन में होगी, देन द आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड ए चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म। और आपने ये बात भी याद रखनी है, आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स के अंदर होता है जिन कंपाउंड्स में एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स होते हैं, यानी जिस कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसमें एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा। 4 कार्बन एटम्स होंगे तो 4 में आपको 2 आइसोमर्स मिलेंगे। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कीजिए, जो आपके आइसोमर्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ C4H10। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आप बताइए C5H12 एक केमिकल फॉर्मूला है, तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? ठीक है ना, कंपाउंड के अंदर 5 कार्बन एटम के आपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कार्बन एटम का ढांचा डिफरेंट दिखाना है, तभी तो आइसोमेरिज्म कहेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो उन कंपाउंड्स की यही रहेगी। जरा मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा, आप बाकी पे जो आपके कंपाउंड्स हैं उन पे आप खुद ट्राई कीजिएगा। जिन कंपाउंड्स में या जिस केमिकल फॉर्मूला में आपके 6 कार्बन, तो उसमें आप देखिए कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। मैं पहले आपको 5 का दिखाऊंगा। 5 में एक पॉसिबल जो आइसोमर वो ये बनेगा, स्ट्रेट चेन आइसोमर बनेगा 1 2 3 4 5, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। कंपाउंड का नाम आएगा एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, तो फॉर्मूला यही आएगी। ये हो गया एक अरेंजमेंट इन्हीं 5 कार्बन एटम्स का। दूसरा अरेंजमेंट हम इसमें दिखा सकते हैं, 4 को चेन में रखिए, ऐसे ये मैंने 4 को चेन में रखा, यहां पे एक ब्रांच में रखिए,
आई बात समझ में बेटा? यहां पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे और यहां पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। कंपाउंड का नाम आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप चेक कर सकते हो, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं 2 मिथाइल ब्यूटेन। मैं फार्मूला चेक करता हूं तो फार्मूला यही आएगी। मैं एक और कंपाउंड यहां पे बना सकता हूं इन्हीं 5 कार्बन एटम्स का, और स्ट्रक्चर यहां पे मैं डिफरेंट दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आ गए। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। आप चेक कीजिएगा, इसमें कार्बन 5, हाइड्रोजन इसमें 12 आ रहे हैं, तो फॉर्मूला तो यही बन रही है। लेकिन इस कंपाउंड का जो नाम हुआ आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। एक आपका एन पेंटेन बन रहा है, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है, और तीसरा कंपाउंड इसमें आपका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन रहा है। तो 3 कंपाउंड्स की केमिकल फॉर्मूला सेम, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। स्ट्रक्चर्स किस लिहाज से डिफरेंट है? इनके कार्बन एटम्स का स्केलेटन वो डिफरेंट है। द आइसोमर्स आर कॉल्ड एज चेन और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, एंड दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ दिस फॉर्मूला। As you increase the number of the carbon atoms in a compound, number of possible isomers are possible. आई बात समझ में? तो आप चेक कीजिएगा 6, हम यहां पे लिखेंगे C6H14। आप इस फॉर्मूला में देखिए कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा, मैं वहां पे चेक करूंगा किसके आंसर सही है। इसके बाद होमोलॉगस सीरीज, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सारे जो टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, वो है होमोलॉगस सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज, और इसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले हम एक सीरीज बनाएंगे। सीरीज को पहले आपने समझना है। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो इसमें एक ही कंपाउंड नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। एक कंपाउंड सीरीज नहीं बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? एक सीरीज बनाते हैं। चलिए मैं यहां पे एक सीरीज बनाता हूं कुछ कंपाउंड्स की। मैं लिखूंगा CH3OH। अगर मैं इसका आयुपेक नेम बताऊं तो बेटा इसका नाम आएगा, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम आएगा मिथेनॉल। मैं यहां पे कंपाउंड एक लिख रहा हूं C2H5OH। सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, उसके बाद आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फिर यहां पे लिखेंगे C3H7OH, C3H7OH। ऐसे हम लिखेंगे C4H9OH। देखिए बेटा C5H11OH। यहां पे मैंने कुछ कंपाउंड्स इनकी यहां पे केमिकल फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखी C6H13OH। अगर नाम मैं बताऊं इस कंपाउंड का, पहले कंपाउंड का नाम क्या आएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक सीरीज मैंने बनाई किन की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब इस सीरीज के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इन सारे कंपाउंड्स की जनरल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पे देखूं, मैं लिखूं इनकी जनरल फॉर्मूला, वो है CnH2n+1। As these compounds they contain the same functional group OH 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 OH। आप यहां पे देखिए हर एक कंपाउंड के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन की जो फॉर्मूला वो हम लिखते हैं CnH2n+2। मैंने यहां पे +1 लिखा, +2 का मतलब मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उसके बदले OH लगाया। तो इन सारे कंपाउंड्स की जो जनरल फॉर्मूला, मतलब मैंने इस कंपाउंड को इस फॉर्मूला से बनाया। जब मैंने n का वैल्यू 1 दिया, जब मैंने इस फॉर्मूला में n का वैल्यू 1 दिया, मुझे ये कंपाउंड मिला। मैंने n का वैल्यू 2 दिया, मुझे ये कंपाउंड मिला। मैंने n का वैल्यू सपोज 5 दिया तो मुझे ये कंपाउंड मिला। ये सारे कंपाउंड्स मैंने इसी जनरल फॉर्मूला से बनाए। आई बात समझ में? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला। देखिए बेटा ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होती है केमिकल फॉर्मूला, दूसरी होती है जनरल फॉर्मूला। इसके अगर केमिकल फॉर्मूला हम देखेंगे वो अलग है। इसकी केमिकल फॉर्मूला कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, 1 हो गई 4, सो ये आएगा CH4O। ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है। इसकी अगर हम देखेंगे C2H6O, तो ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है। ऐसे इनकी जो केमिकल फॉर्मूला वो डिफरेंट है, मगर इनकी जो जनरल फॉर्मूला, हाँ कंपाउंड की केमिकल फॉर्मूला वो अलग होती है, लेकिन ये जो कंपाउंड से इनकी जनरल फॉर्मूला वो क्या है? वो सेम है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट होमोलॉगस सीरीज। ध्यान से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मे बी इस साल आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज, व्हाट आर इट इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए बेटा लिखना कैसे है, तो आपने वहां पे लिखना है इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, वो तो ठीक है। इसके बाद these organic compounds they have the same chemical properties. Why so? Because the compounds, all these compounds they contain the same functional group. याद रखना केमिकल प्रॉपर्टी एक कंपाउंड की डिसाइड करता है उसका फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए यहां पे OH, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
इसमें भी OH। आप हर एक कंपाउंड में देखिए, हर एक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इस चीज में जितने भी कंपाउंड्स केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सेम होगी। फिर से मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज? इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी गुड, हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, वो भी ठीक है, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में? यहां तक तो ठीक है। दे हैव सेम स्ट्रक्चर, हाँ ये पॉइंट आपने यहां पे समझना है। द कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सीरीज दे हैव द सेम स्ट्रक्चर इन द सेंस, किस लिहाज से इनका स्ट्रक्चर सेम है? लेंथ के लिहाज से इनका स्ट्रक्चर सेम है कि जो टाइप्स ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है वही टाइप्स ऑफ एटम इसमें प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जो एटम्स इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आप इसमें देखिए, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई नया एटम, कोई नया यहां पे एलिमेंट के एटम आपको मिल रहे हैं। जो एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स यहां पे आपको मिल रहे हैं, वही आपके एटम्स इसमें आपको मिल रहे हैं, टाइप्स ऑफ द एटम्स। सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं किया ना कि इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, तो उस वजह से हम इनका स्ट्रक्चर सेम मानते। नो, इनका जो स्ट्रक्चर वो इस लिहाज से सेम होता है, जो टाइप्स ऑफ एटम्स इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वही टाइप्स ऑफ एटम्स दूसरे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब नंबर इनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो टाइप्स ऑफ एटम्स वो हर एक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इट्स सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में? Very good. They have the same structure in the sense that all the compounds they contain the same type of the atoms. यहां तक तो ठीक है। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास पे। क्या इनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है? मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ द एटम्स पे डिपेंड करता है। अब इसमें एटम्स कम, इसमें ज्यादा। अब जो ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे इस सीरीज में, जो एटम्स वो इंक्रीज हो रहे हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इंक्रीज होते हैं। जब ग्रेजुअली एटम्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। What about their physical properties? तो इनकी physical properties, as we go from top to bottom in this series, their physical properties they gradually change. केमिकल प्रॉपर्टीज इनके सेम होते हैं, लेकिन इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं कम है, नीचे जाएंगे इसका उससे ज्यादा होगा, इसका उससे ज्यादा होगा, इक्वल इंटरवल्स में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल चेंज। बेटा आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ आ रही होगी। सो व्हाट इज दिस होमोलॉगस सीरीज? इट्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, same chemical properties due to the presence of the same functional group. They have the same structure in the sense that every compound contains the same kind of the atoms. Their physical properties they gradually change as we move from top to bottom due to the gradual increase in their molecular mass. यहाँ तक तो बेटा ठीक है ना। इसके बाद एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसमें याद रखने हैं, which are very very important. एक कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। किसी भी मेंबर को हम यहाँ पे होमोलॉगी कहते हैं। दिस द होमोलॉगी ऑफ दिस सीरीज। ये जो मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई, ये हमने अल्कोहल्स की बनाई। आप एल्डिहाइड्स की बना सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बना सकते हो, आप एल्कीन्स की बना सकते हो, आप अल्काइन्स की बना सकते हो, आप डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज बनाई, किसकी बनाई? अल्कोहल्स की बनाई, एल्डिहाइड्स को बनाई है ना। यहाँ पे आप CH3 इस OH के बदले CHO लगाइए, CHO लगाइए, CHO लगाइए, CHO लगाइए। जो मैं प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें भी वही प्रॉपर्टीज होंगे। एक कंपाउंड को हम होमोलॉगी कहते हैं। ये पॉइंट भी आपने बेटा याद रखना है। एवरी मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉगी। तो कोई भी दो एडजेसेंट होमोलॉगी, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी दो एडजेसेंट समझते हो ना? हाँ, ये दो एडजेसेंट, ये दो एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट नहीं माना जाता है। जो एक के पीछे आते हैं ये दो मान लेते हैं हम, दीज आर द एडजेसेंट होमोलॉगीज। any two adjacent homologies in any homologous series। कोई भी homologous series, चाहे आप alcohols की लो, aldehydes की लो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लो, किसी की भी आप homologous series लो, कोई भी दो जो adjacent homologies होते हैं इनमें फर्क होता है, इनमें डिफरेंस होती है। एक कार्बन की और दो हाइड्रोजन एटम्स की, और शॉर्ट में हम बोलते हैं इनमें फर्क होता है CH2 ग्रुप की। कैसे? जरा चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे कार्बन 4, डिफरेंस कितने कार्बन का है? एक कार्बन का। ठीक है, चेक कीजिए ना, 3C4, तो 4 - 3 वो आएगा 1। एक कार्बन का फर्क है। अब इस यहां पे भी एक हो, यहां पे भी एक हो, तो O को छोड़िए आप। अब बचे यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे 7, 1 हो गए 8। अब इसमें देखिए 9 और 1 हो गए 10। 10 - 8 करने हैं, तो वहां पे कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो इनमें जो फर्क वो किसका है? एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन एटम्स का। ये बात समझ में? फिर इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जब इनका मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं, उस मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस कितनी होती है? 14 AMU की होती है, शॉर्ट में हम U लिखते हैं।
जो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट वो हम एटॉमिक मास यूनिट उसके पीछे हम लिखते हैं, या सिंपली हम यूनिट्स लिखते हैं। तो कोई भी दो एडजेसेंट होमोलॉगस किसी भी होमोलॉगस सीरीज में उनमें फर्क होता है कार्बन दो हाइड्रोजन एटम्स का, और साथ में उनके मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस होती है वो 14 AMU की होती है। तो यहाँ पे जो हमने इसके बारे में लिखा है आप जरा चेक कीजिए हमने क्या लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस सीरीज, आप डेफिनेशन देखिए, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। वो तो मैं बता रहा था आपको, सिमिलर केमिकल, जब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, ये होगी इसकी डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, all members of homologous series are composed of same elements and contain same functional group. इनका structure as the compounds they contain the same elements, हर एक compound के अंदर same kind of atoms या elements present होते हैं। All compounds in a series can be represented by general formula, इन सारे compounds की जो general formula वो same होती है। The molecular formula of any adjacent member of a series differ by, ये मैं अभी इसकी बात कर रहा था। इसके बाद इसमें the molecular mass of every two adjacent members of a homologous series differ by 14, ये भी मैंने आपको बताया। All compounds in the series have similar chemical property because of the, ये भी मैंने आपको बताया। The members of the series show gradual gradation in their physical properties, ये मैं बता रहा था कि इनकी जो physical property वो gradually change होती है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, डेंसिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, बल्कि एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस सीरीज दीज प्रॉपर्टीज दे ग्रेजुअली चेंज। आई बात समझ में। फिर इसके बाद होमोलॉगीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड्स। एक सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं, मैं अभी जिस सीरीज की बात कर रहा था अल्कोहल्स की, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जिस मेथड से आपने मिथेनॉल को बनाया आप उसी मेथड से प्रोपेनॉल को बनाया, यानी उनके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वो सेम होते हैं। सो दीज वर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दैट, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 4 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ने हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज। इसमें बेटा पहली प्रॉपर्टी आती है कंबशन, दूसरी ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन रिएक्शंस। हम किन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, यहां पे हमने डिस्कस करने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ओनली। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी इनके साथ कार्बन कंपाउंड्स ओनली, दैट दे शो विच टाइप ऑफ द रिएक्शन, दे शो कंबशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस कंबशन रिएक्शन, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स इन एनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। आपको पता है कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। कार्बन किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में जब हम उसकी कंबशन करते हैं, इसका मतलब, ये कंबशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास मान लीजिए कार्बन है, इसकी कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जैसे कि कोल के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, अगर हम बेटा इसकी कंबशन करेंगे, यानी इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, व्हाट वी विल गेट, वी गेट दीज प्रोडक्ट्स। CO2 आपको ये मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहां पे आपको एनर्जी मिलेगी। दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। अब मैं कंबशन रिएक्शन आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। कार्बन की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप लीजिए, जैसे मैंने कोल लिया, कोल के अंदर कार्बन कंबशन करेंगे, आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। अब कुछ कार्बन कंपाउंड्स वो बर्न होते हैं, चूंकि यहां पे हमने डायग्राम दिखाई तो ये जरूरी बताना है। कुछ कार्बन कंपाउंड्स उनसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है और कुछ कार्बन कंपाउंड्स उनसे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। सबसे पहले इस फ्लेम को समझना है। फ्लेम क्या होती है, ये एक्चुअली वो रीजन होता है, वो एरिया होता है जहां पे गैस या सब्सटेंस की कंबशन होती है। फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैस या सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। जैसे कि हम कैंडल, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इस एरिया में असल में क्या होता है, इस रीजन में, इस इलाके में असल में क्या होता है, इससे जो गैसेस निकलते हैं उन गैसेस की इस एरिया में कंबशन होती है। जहां पे कंबशन होती है द रीजन इज कॉल्ड एज फ्लेम। अब दो तरह की फ्लेम्स होते हैं, एक ऑन द बेस ऑफ द कलर, वन फ्लेम इज कॉल्ड एज ब्लू फ्लेम और दूसरी फ्लेम को हम बेटा येलो फ्लेम कहते हैं। ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जब कंप्लीट कंबशन होती है, और येलो फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड से, सम कार्बन कंपाउंड्स दे बर्न विद दिस फ्लेम, सम कार्बन कंपाउंड्स दे बर्न विद दिस फ्लेम। आई बात समझ में। यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, मीथेन, जो CNG में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट यही होता है। अगर ये भी कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम इसकी कंबशन करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा CO2 प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। हम एक और कंपाउंड लेंगे C4H10, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। ब्यूटेन LPG के अंदर प्रेजेंट होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में गैस यूज करते हैं जलाने के लिए, जिसपे हम खाना पकाते हैं, उस गैस के अंदर ये कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। क्या उसकी कंबशन नहीं होती है? होती है ना, जब हम उसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं,
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ बेटा आपको यहां पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस आपको यहां पे क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। जब आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे साथ में आपको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट, द रिएक्शन इज कॉल्ड इज combustion reaction. So you have to remember जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में, when they react with the atmospheric oxygen, then what they produce carbon dioxide and sometimes they produce water in the form of the vapors. जैसे इन केस में अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि यहाँ पे वाटर क्यों नहीं निकला, यहाँ पे इसमें खाली कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन वो तो मैंने यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कहीं पे है तो हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा। CH4 में H प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वाटर बनाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। सो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होगी। व्हाट इज दैट, क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड जब रिएक्ट होते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड इज कंबशन रिएक्शन। इसके बाद एक और टाइप इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो ऑक्सीडेशन है ना, अब यहां पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अच्छा यहां पे हमने ऑक्सीडेशन अलग से पढ़नी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबशन एंड दिस ऑक्सीडेशन। इसको हम बेटा कंबशन कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कंबशन कहते हैं। दिस कंबशन इज आल्सो इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पे जो मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ानी है, दिस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड कंबशन। इसको हम बेटा कंट्रोल्ड कंबशन कहते हैं। अगर कंप्लीट कंबशन होगी, अब यहां पे चेक कीजिए फिर से, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये प्रोडक्ट्स आपको कंप्लीट कंबशन में मिलते हैं। और कंप्लीट कंबशन तब होती है जब हमारे कार्बन कंपाउंड्स के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट होता है। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो हमने कंबशन पढ़नी है, इस कंबशन को हम कंट्रोल्ड कंबशन कहते हैं। लेकिन कंट्रोल्ड कंबशन में आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब यहां पे जो हमारा कार्बन कंपाउंड वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट होता होगा, वो किसी और ऑक्सीजन के साथ, या भी किसी और ऑक्सीजन के साथ का मतलब क्या है, मैं यहां पे कंपाउंड लिख रहा हूं C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इज इथेनॉल। बेटा इस कंपाउंड को हम इथेनॉल कहते हैं। ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, मैं इसके साथ अगर रिएक्ट कर रहा हूं ये O, मैंने O2 नहीं लिखा। अगर मैं O2 लिखता इसका मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होता तो इसकी कंप्लीट कंबशन होती, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आपको एनर्जी मिलती। मगर यहां पे ये O मिल रहा है, दिस O इज कॉल्ड इज नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम बेटा नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर से नहीं आता है बल्कि इसको कोई सब्सटेंस देता है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहां पे जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, अल्कलाइन KMNO4, दिस इज कॉल्ड एज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज बियर्स रिएजेंट। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड एज बियर्स रिएजेंट। तो बियर्स रिएजेंट यहां पे एक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये यहां पे ऑक्सीजन, या कभी कभार एसिडिफाइड K2CR2O7, दिस इज कॉल्ड एज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये ऑक्सीजन देते हैं विच इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। जब नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट होता है, आपको यहाँ पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे ये कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड कंबशन। ये एक और टाइप केमिकल रिएक्शन की जो कौन शो करते हैं, कार्बन कंपाउंड, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी वो है एडिशन रिएक्शन, एंड यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट दीज एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी जो हमारे अल्केन्स होते हैं वो ऐसी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। These type of reactions are only shown by alkenes and alkyne, जो हमारे unsaturated hydrocarbons होते हैं। That is why हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो addition reactions होते हैं, they are the characteristic reactions of अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। हमारे पास ये कंपाउंड है, देखिए C डबल बॉन्ड C, इसके साथ में यहाँ पे R दिखाऊंगा, यहाँ पे R दिखाऊंगा, ये R दिखाऊंगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऑयल्स जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ही होते हैं। अगर हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। पहले एडिशन को समझना है। एडिशन का मतलब जब किसी कंपाउंड के साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड होता है, लेकिन उस कंपाउंड से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लीव नहीं करता है, द टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस। यहां पे किसकी एडिशन होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है। आई बात समझ में। जब ये हाइड्रोजन के दो एटम इस कंपाउंड पे ये ऐड हो जाएंगे, तो यहां पे इस कार्बन पे 2 R थे, मैं दोनों R दिखा रहा हूं।
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऊपर हम लिखेंगे R, इसके पास भी 2 R थे, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है। आप देखिए जो 2 हाइड्रोजन एटम्स इस कंपाउंड पे ऐड हो रहे हैं, क्या इस कंपाउंड से कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लीव हो रहा है? नहीं हो रहा है। खाली यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड ये कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, बाकी जो एटम्स वहां पे थे वही एटम यहाँ पे, बस इसमें 1-2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो गए। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस। ये जो रिएक्शन यहाँ पे होती है ये कैटलिस्ट्स की प्रेजेंस में होती है, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल्स को हम कन्वर्ट करते हैं घी में, दिस इज कॉल्ड एज वनस्पति घी, इसको हम बेटा वनस्पति घी कहते हैं। तो वनस्पति घी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और जिस ऑयल से आपने इसको बनाया वो अनसैचुरेटेड होता है। कैसे? जब आपने उसके साथ एडिशन की, किसकी? हाइड्रोजन की। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इसको हम हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक एज। दिस रिएक्शन इट प्रोसीड्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटालिस्ट्स, दीज रिएक्शंस या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसके बाद एक और लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन केस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड दीज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये याद रखिएगा, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय अल्कीन्स एंड अल्काइंस, द टाइप ऑफ रिएक्शन इज ओनली शोन बाय जो हमारे सैचुरेटेड, आई मीन टू से अल्केन्स। देखिए अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, जो हमारे अल्केन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस, दे आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम अल्केन्स को भी क्या बनाएं, हम उनको रिएक्टिव बनाएं। यहां से ये जो अल्केन्स हमारे होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव, हम इनको रिएक्टिव बना सकते हैं, मगर वैसे अपनी कंडीशन प्रिपेयर करनी होगी। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ऐसे हम यहां पे लिखेंगे, वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस CH4, इज दिस अल्कीन और अल्काइन? इट इज अल्केन, CH4 मीथेन पहला मेंबर है अल्केन्स का। ये लेस रिएक्टिव है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको रिएक्टिव बनाऊं, तो मैं इसको बाहर रख रहा हूं। बाहर मैंने इसके साथ क्या रिएक्ट कराया? क्लोरीन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव, इसके साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। तो आपने कंडीशन ऐसी प्रिपेयर करनी है सो दैट ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाए। बाहर आपने क्या करनी है? आपने इसके ऊपर सनलाइट, हम इसके ऊपर सनलाइट डालेंगे। सनलाइट के अंदर एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा? यहां पे एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये बनेगा बेटा CH3, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब ये खाली CH3 नहीं रहेगा, यहाँ पे CH4 था, एक हाइड्रोजन बाहर निकला। यहाँ पे जो 2 क्लोरीन एटम थे वो ऐसे हुए, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाला इस फॉर्म में। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे निकलेगा HCl। ये HCl कहाँ से आया? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन एटम, वो मिलके ये बना रहे हैं। अब इसमें क्या बचा? CH3, मगर एक हाइड्रोजन की जगह कौन ले रहा है? यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहाँ पे इसकी जगह ले रहा है, तो कंपाउंड बनेगा ऐसा। इस कंपाउंड का नाम आएगा क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आपने इसको रिएक्टिव बनाया। कैसे आपने इसको रिएक्टिव बनाया? जब आपने ऐसी कंडीशन प्रिपेयर की। आई बात समझ में? फिर अगर बाहर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन प्रेजेंट होगा एक्सेस में, इफ दिस इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी। मतलब CH3 सॉरी बेटा, CH3Cl आपका कंपाउंड था, यहां पे जो बन गया। अगर बाहर क्लोरीन ज्यादा प्रेजेंट था, तो एक और क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, बनाएगा HCl, एम आई राइट? प्लस यहां पे आपके 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 ही बचे। एक क्लोरीन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, एक और आ गया, तो ये बनेगा Cl2। इस कंपाउंड का नाम आएगा डाइक्लोरोमीथेन। फर्दर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये आपका क्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है, हम लिखेंगे CH2Cl2। जरा प्रिडिक्ट कीजिए, प्रोडक्ट क्या आएगा? Cl2 अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे प्रोडक्ट आपका एक और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा क्लोरीन के साथ, तो HCl बनाएगा। यहां पे बेटा बनेगा CHCl3। आई बात समझ में? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ट्राइक्लोरोमीथेन, व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, व्हिच वाज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट इन द पास्ट। नाउ दिस कंपाउंड, इसको रिप्लेस किया गया अब दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट से, डाइइथाइल ईथर, उसका हम यूज करते हैं एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। फर्दर रिएक्शन होगी, अगर यहां पे हम CH3Cl लेंगे, ठीक है, इसके साथ हम Cl2 ऐड करेंगे, क्या बनेगा? यहां पे HCl बनेगा, और यहां पे सॉरी इट इज CH नॉट CH3, इट इज CHCl3। यहां पे CHCl3, हाँ CHCl3 प्लस Cl2, ये यहां पे रहेगा CCl4 प्लस HCl। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये एक और केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कार्बन कंपाउंड्स की। द रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स in an organic molecule by another atom or group of atoms are called as substitution reactions. Hope आपको ये chemical properties समझ में आए होंगे। इसके बाद एक और important topic,
वो है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। बहुत सारे कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रखे गए हैं, एक इथेनॉल और दूसरा इथेनोइक एसिड। 2 में से इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है? दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। इसके इतने यूजेस है, मुझे लगता है हम जितनी जो चीजें हम अपने घर में यूज करते हैं, अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, उन सारी चीजों के अंदर इस कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। किसी में कम परसेंटेज, किसी में ज्यादा परसेंटेज, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आउट ऑफ दीज 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इथेनॉल। ये आपने याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इथेनॉल की, इथेनोइक एसिड की। सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल की। क्या होता है इथेनॉल? अगर हम अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज बनाएंगे, जैसे हमने अभी बनाई थी मेथनॉल, इथेनॉल, मैंने एक सेंटेंस में इथेनॉल को डिफाइन करना है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इट्स द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। मैं मत गलत बता रहा हूं, आप जरा चेक कीजिए। यहां पे अगर मैं लिखूंगा CH3OH, पहला मेंबर अल्कोहल फैमिली में, अल्कोहल्स में जो पहला मेंबर आता है तो इसमें मेथनॉल, दूसरा आएगा C2H5OH, ये सीरीज मैंने अभी से पहले बनाई, C3H7OH, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनॉल, C4H9OH। चलिए आगे अब नहीं बनाते हैं, छोटी सीरीज बनाते हैं। इस छोटी सीरीज में आप दूसरा जो मेंबर, इसको आप चेक कीजिए, दूसरा मेंबर ये वाला, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनॉल। तो इथेनॉल को डिफाइन करना है बेटा, कैसे करोगे? आप क्या कहोगे? इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला वो तो आपको पता ही है, ये आपने याद रखनी है, C2H5OH। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल, वो भी पता है। अगर इसका स्ट्रक्चर में आपको यहां पे दिखाऊं, ऐसे भी हम कभी कभार लिखते हैं CH3CH2, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल, ये भी याद रखिएगा। इसको खोलेंगे, यहां पे C के साथ 3 हाइड्रोजन, यहां पे लिखेंगे H, बेटा यहां पे लिखेंगे H, फिर लिखेंगे C, ऊपर लिखेंगे H, नीचे लिखेंगे H, यहां पे लिखेंगे O, फिर यहां पे इस H के साथ सिंगल बॉन्ड, यहां पे O के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। इसकी केमिकल फॉर्मूला ये है, या आप इसी लिख सकते हो, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इतना तो हमें पता है। अब इसकी प्रिपरेशन करनी है। कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं? तो प्रिपरेशन में हम 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। एक कमर्शियल प्रिपरेशन कहलाती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाया जाता है, मैं ये सारे स्टेप्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सिंपली आपको बताऊंगा क्या करते हैं इंडस्ट्री में, क्या करते हैं, और लेबोरेटरी के अंदर इसी कंपाउंड इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले कौन सी प्रिपरेशन, जिसको हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हम केन शुगर लेते हैं, गन्ना जिसको आप बोलते हो, उससे हम जूस निकालते हैं। उस जूस की हम फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं, तो उस जूस को हम मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस, MOLLASSES। व्हाट इज दिस मोलेसिस? डरना नहीं, ये केन शुगर गन्ने का रस होता है। उस गन्ने के रस की हम एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो आपको लिक्विड मिलता है, उस लिक्विड को हम बेटा मोलेसिस कहते हैं। Now what is this molasses? It contains fermentable sugars. इसके अंदर fermentable sugars होते हैं जिनकी fermentation होनी है। इसमें सक्रोस होता है, इसमें बेटा फ्रैक्टोस होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है। सक्रोस या फ्रैक्टोस हम कहेंगे, ये क्या होते हैं? शुगर्स होते हैं फर्मेंटेड, जिनकी फर्मेंटेशन होती है। तो इसी मोलेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इस पे हम एक्ट करते हैं यीस्ट। यीस्ट बेटा, यीस्ट आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस यीस्ट में 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक को हम इन्वर्टेज बोलते हैं, वन टाइप ऑफ एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन दिस यीस्ट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेज, और दूसरे को हम बेटा क्या बोलते हैं? जाइमेस। जब इस मोलेसिस, इस जूस के ऊपर हम एक्ट करते हैं, डालते हैं यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये 2 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम्स इन फर्मेंटेबल शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इथेनॉल में। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये पॉइंट याद रखिएगा। व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन? आपने क्लास 8th, क्लास 7th, आपने क्लास 5th में भी पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब शुगर्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? इथेनॉल में। कौन कन्वर्ट करता है बेटा? इट इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज यीस्ट। अब इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? इन्वर्टेज, जाइमेस। ये क्या करते हैं? किस पे एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं इसी मोलेसिस पे। मोलेसिस में क्या होता है? इसमें सक्रोस, फ्रैक्टोस, फर्मेंटेबल शुगर्स होते हैं, और यही शुगर्स आपके किस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं? व्हिच इज कॉल्ड एज इथेनॉल। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन।
क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। तो ये हो गई इसकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। नाउ इसके बाद इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, देखिए बाय हाइड्रेशन ऑफ इथेन। इथेन नहीं है बेटा, इट इज इथीन। देखिए इथीन का मतलब क्या है, CH2, ये यहां पे इसको ठीक कीजिएगा, इट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ दिस कंपाउंड कॉल्ड एज वाटर। वाटर को आपने किसके साथ रिएक्ट कराना है, इस कंपाउंड के साथ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथीन। यहां पे रिएक्शन कंडीशन क्या है, आपने इसको इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 में करना है, और साथ में आपने यहां पे हीट देनी है तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस। Now what will happen to this ethene if the vapors of the water are passed through this compound? This compound, it will get converted into this compound C2H5OH. यही तो आपको चाहिए था ना। This compound is called as ethanol. So this is the laboratory preparation. Commercial preparation जब हम इसकी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल मिलता है। लेबोरेटरी के अंदर आपको जो इसकी क्वांटिटी वो कम मिलती है। So this is the difference between the laboratory preparation and commercial preparation. अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे जल्दी जल्दी नजर डालते हैं। पहली होगी इसकी फिजिकल स्टेट। अगर किसी बोतल में हम इसको रखेंगे इथेनॉल को, ये आपको कैसे लगता है, इसका कोई कलर होता है? हाँ, वो तो देखना है ना। इट इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, याद रखिएगा। इट इज कलरलेस लिक्विड। हाँ, वेरी गुड, इट इज कलरलेस लिक्विड। इसके बाद अगर हम इसकी स्मेल देखेंगे तो ये कहा जाता है, बुक्स पे लिखा है कि इसकी प्लीजेंट स्मेल, खुशगवार स्मेल होती है। हाँ, प्लीजेंट स्मेल, इट इज अ प्लीजेंट स्मेल। फिर इसके बाद इसका टेस्ट अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि इसकी बर्निंग टेस्ट। कहा नहीं तो इसकी बर्निंग टेस्ट ऐसा ही टेस्ट इसका होता है, जैसे कोई जला हुआ चीज जब हम उसका टेस्ट करते हैं वैसा ही टेस्ट किसका होता है, इसी इथेनॉल का। ठीक है। इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए, इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे वो 100 है, तो इसका वाटर से बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये जल्दी इवापोरेट होता है, ये वेपोराइज होता है। इसको हम वोलाटाइल लिक्विड भी कहते हैं। द लिक्विड्स विच वेपोराइजेस इजीली आर कॉल्ड एज वोलाटाइल लिक्विड्स। ये वोलाटाइल होता है देन द वाटर। ये कुछ इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो आपने याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट इज 156। ये किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो 156 केल्विन से। सॉल्युबिलिटी, इज इट सॉल्युबल इन वाटर? क्या ये सॉल्युबल, क्या ये पानी के साथ डिजॉल्व होता है? यस, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस। आप वाटर का कितना भी अमाउंट लीजिए उसके साथ ही डिजॉल्व होता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी होती है, किसके साथ? वाटर के साथ। इसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन, जब हम इथेनॉल को लेते हैं, अगर कंटिन्यूसली कोई इसका इस्तेमाल करेगा, उसको पिएगा, तो इसका आदी बन जाता है। फिर आपको पता है, आपने शराबी का नाम सुना होगा, जो शराब पीते हैं तो उसके कितने इल इफेक्ट्स हमारे समाज पे होते हैं। तो उससे एक इंसान की ज़िंदगी, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज जन्म लेते हैं, और साथ में इतना ही नहीं कि खाली उस पर असर पड़ता है, इसका जो दिमाग वो भी अच्छे से काम नहीं करता है, और इसका जो सीधा जो इफेक्ट होता है हमारे समाज पे होता है। हमने क्या करना चाहिए, हमने इस कंपाउंड का कम इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो ये कंपाउंड जो चीजें हम इससे बनाते हैं उनमें बनाना है, उनमें ही यूज करना है, लेकिन पीने के काम ये कभी नहीं करना चाहिए। तो ये इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी पे, हमारी बॉडी पे पड़ सकते हैं। इसके बाद इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन ऑन लिटमस। हम जानते हैं हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन होता है, हमारे पास लिटमस पेपर्स, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। इनका काम क्या होता है, ये हमें इंडिकेशन देते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। जब मैं डायरेक्टली इस पे आता हूं, जब मैं किसी बोतल में इथेनॉल लेता हूं, मैं इथेनॉल में रेड लिटमस पेपर डाल रहा हूं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। मैं ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाल रहा हूं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। मैं इसमें लिटमस सॉल्यूशन डाल रहा हूं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है जो हमारा ये इथेनॉल जिसके बारे में हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इट इज नीदर, ना ये आपका एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। जो हमें किससे पता चलता है? जो हमें लिटमस टेस्ट से पता चलता है। आई बात समझ में होगी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज द एक्शन ऑफ द लिटमस
on ethanol. What will happen to the ethanol? What will happen to these litmus papers या litmus solution? क्या कोई कलर चेंज होता है? कलर चेंज नहीं होता है. जब कलर चेंज नहीं होता है इसका मतलब जो इथेनॉल जिसका आप टेस्ट कर रहे हो इट इज न्यूट्रल इन नेचर. रिएक्शन विद सोडियम हम यहाँ पे लेंगे बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इथेनॉल. दिस वन क्यों? क्योंकि इसी रिएक्शन से हम टेस्ट करते हैं whether a given substance is ethanol or not. कैसे? हम यहाँ पे किसी टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, ऐसे मैंने टेस्ट ट्यूब लिया. देखिए बेटा मैंने कोई टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक्टिव मेटल डाला, कोई एक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल हमने इसमें सोडियम डाला, मैंने इसमें सोडियम डाला. मैं इसी टेस्ट ट्यूब में ये कंपाउंड डाल रहा हूँ C2H5OH, C2H5OH which is called as ethanol. अब मुझे पता नहीं है इथेनॉल है, मैंने कंपाउंड उठाया, मैंने इसमें डाला. अगर यहाँ से गैस इवॉल्व हुआ, ये H2 गैस इवॉल्व हो, अब कैसे पता चलेगा कि H2 गैस है? आप यहाँ पे इसको जला सकते हो. इफ द गैस बर्न्स विद पॉप अप साउंड देन इट कंफर्म दैट द कंपाउंड व्हिच यू आर टेस्टिंग कि ये इथेनॉल है कि नहीं है. ये 100% आपको श्योरिटी देता है ये टेस्ट कि ये कंपाउंड आपका क्या होता है, इट इज इथेनॉल. एम आई राइट? तो यहाँ पे C2H5OH आपने इसको किसके साथ रिएक्ट किया? सोडियम के साथ बेटा रिएक्ट किया. यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा C2H5ONA. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम इथॉक्साइड. इसको हम बेटा सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं, ये याद रखिएगा. प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है जो कि कंबस्टेबल गैस होता है. सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है. ये इसमें रिएक्शन आपने याद रखनी है. इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कंबशन. अगर हम इथेनॉल लेंगे C2H5OH, कंबशन करनी है, मैंने एडिशन नहीं करनी है, मैंने यहाँ पे कंबशन करनी है. इसका मतलब मैंने इसके साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट कराना है. जब हम इसके साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट कराते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिलेगा H2O प्लस बेटा आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? आपको मिलेगी यहाँ पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड लाइट. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन. तभी जो इथेनॉल होता है, जो एडवांस्ड कंट्रीज लाइक ब्राजील, वहां पे इस कंपाउंड, इस इथेनॉल, इस शराब का इस्तेमाल पेट्रोल के साथ किया जाता है. क्यों? जब हम इसकी कंबशन करते हैं एक तो लेस पोल्यूटेंट्स यहाँ से रिलीज होते हैं और साथ में यहाँ से एनर्जी निकलती है जो काफी होती है हमारे गाड़ियों के अंदर जो इंजन होता है उसको रन करने में. आई बात समझ में? फिर इसके बाद एक और वन मोर, वो है ऑक्सीडेशन. तो यही कंपाउंड लेंगे C2H5OH, ठीक है, ये हमारा इथेनॉल है. मैंने यहाँ पे लिखा है C2H5O2, इट इज नॉट C2H5O2, इट इज C2H5OH. ये चेक कीजिएगा, ठीक कीजिएगा, वेरी गुड. यहाँ पे इसके साथ हमने O यानी ऑक्सीडेशन आप करनी है. जो मैंने अभी रिएक्शन आपको दिखाई जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जब हम कार्बन कंपाउंड्स की क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन. वो वाली केमिकल प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा CH3COOH. यहाँ पे आई बात समझ में? फिर इसके बाद डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब हम C2H5OH लेंगे, दिस इज इथेनॉल. अगर हम इसको हीट करेंगे इस टेम्परेचर पे 170 डिग्री सेल्सियस के इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CONC कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ये बनेगा C2H4. दिस इज कॉल्ड एज इथेन. जैसे आपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या किया था, आपने इथेन के साथ वाटर ऐड किया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे इथेनॉल को हीट देंगे आपको वो प्रोडक्ट्स वापस मिलेंगे, आपको वही सब्सटेंसेस वापस मिलेंगे जिनसे आपने इसको बनाया था. आई बात समझ में? तो ये हो गई एक और केमिकल प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन की. अब इसमें लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड. अब यहां पे देखिए रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन. इस रिएक्शन को हम बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का नाम देते हैं. ऐसा कंपाउंड अगर आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OOR, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टर. और जिन रिएक्शंस में आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है, ऐसी रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं. अब एस्टर आपको ऐसा कंपाउंड कब मिलेगा? जब हम ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH. मैंने इथेनॉल लिया, मैंने इसको रिएक्ट कराना है किसके साथ? CH3, ऐसे हम लिखेंगे या ऐसे हम लिखेंगे OH, CH3COOH. यहां पे हम लेंगे ऐसे, यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. जरा आप चेक कीजिएगा यहां पे क्या बनेगा. यहां पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा C डबल बॉन्ड O
और O, फिर यहाँ पे इसके साथ CH3, ये आपका ये कंपाउंड बन गया। दिस इज इन दिस फॉर्म R, ये यहाँ पे R, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर ये CH3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कंपाउंड आपको मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एस्टर। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। सो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन? व्हेन इथेनॉल reacts with ethanoic acid to form a compound like this, the compound is called as ester and the reaction is called as esterification. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक आपने ये इसमें याद रखनी है ज्यादा और ये ज्यादा याद रखनी है। इसके बाद इथेनॉल की कमर्शियल फॉर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल? एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब 100% इथेनॉल। इथेनॉल जब इसकी जो कंसेंट्रेशन कितनी होगी 100%, इसमें कोई पानी वानी नहीं होगा, तो उस अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज 95% इथेनॉल, ये याद रखिएगा। पावर अल्कोहल इज इट इज एक्चुअली 80:20 रेशियो, या कभी कभार हम लिखते हैं 20:80। ये अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 80:20, इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल। जब हम पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर लेते हैं, किस रेशियो में? 80% हम किसका लेते हैं? पेट्रोल का, और 20% हम इथेनॉल का लेते हैं। तो उस वक्त हम इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल। आई बात समझ में? इसके बाद एक और फॉर्म है इसकी कमर्शियल फॉर्म, विच इज कॉल्ड एज डीनेचर्ड अल्कोहल। मैं अभी बता रहा था इसके बहुत सारी चीजें बन सकती, इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस अदर कंपाउंड्स। तो इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी आपने देखा इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है, तो इसके लोग आदी बन सकते हैं। जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो शराब के साथ कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जैसे कि पायरिडीन वो ऐड करते हैं। पायरिडीन, दीज पॉइजनस सब्सटेंस, या कभी कभार CuSO4। इससे क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड इथेनॉल, इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। So when some poisonous substances like the pyridine, copper sulfate या कोई और poisonous substance ऐड किया जाता है किसके साथ? इथेनॉल के साथ, to make it unfit for drinking. The ethanol is called as denatured alcohol. These are the four forms of commercial forms of ethanol. ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद इसके यूजेस, ये आपको पता है, आप खुद पढ़ सकते हो। द इथेनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर, इन अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक विस्की, वाइन, बीर। हाँ, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरलाइज वाउंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे बैंडेजेस होते हैं, जो हमारे वाउंड्स होते हैं, उनको साफ करते हैं इसी कंपाउंड से, जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। इट इज यूज्ड एज पावर अल्कोहल। इसको पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है इन द रेशियो ऑफ 80:20, एज दिस इज हाईली कंबस्टिबल। इससे पोल्यूटेंट्स भी कम निकलती है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म इससे बनाते हैं, आयोडोफॉर्म बनाते हैं, या एसिटिक एसिड, या बहुत सारे कंपाउंड्स इससे हम बनाते हैं। सो दीज वेयर इट इज यूजेस, बेसिक यूजेस मैंने इसमें आपको बताए। फिर इसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वो है इथेनॉल। व्हाट इज दिस इथेनॉल? जैसे आपने दिस इज इथेनोइक एसिड। जैसे आपने इथेनॉल में बताया, इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। अगर इसको हम देखेंगे, इट इज नॉट इथेनॉल, इट इज इथेनोइक एसिड। सॉरी बेटा, यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड है, इट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम सीरीज बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, पहला मेंबर आएगा दिस इज कॉल्ड एज मेथनोइक एसिड, दूसरा आएगा CH3COOH। ये कंपाउंड हमने पढ़ना है। तो ये सेकंड मेंबर है किसका? होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनके अंदर ये COOH वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। डिफाइन करना है इथेनोइक एसिड को। सो व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये पहला पॉइंट याद रखना है। केमिकल फॉर्मूला इज CH3COH। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा CH3, ऐसे हम लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे C2। हाइड्रोजन इसमें 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो ये आएगा C2H4। ऑक्सीजन इसमें 2, वो आएगा C2H4O2। इसकी केमिकल फॉर्मूला आएगी। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? एक्चुअली जो एसिटिक एसिड होता है, इसको हम कॉमनली, जैसे आपने वहां पे इथेनॉल का बताया, इथाइल अल्कोहल उसका कॉमन नेम है, असल में उसका इथेनॉल नाम है। ऐसे ही इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम वो एसिटिक एसिड है।
ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर हम ये एसिटिक एसिड का या इथेनॉइक एसिड का कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, उसकी कितनी परसेंटेज होगी, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। वो सिरका क्या होता है, वो 5 to 8% असल में इथेनॉइक एसिड होता है, और बाकी जो इसमें रेस्ट परसेंटेज होती है वो वाटर की होती है। सो दिस मिक्सचर, बट इथेनॉइक एसिड इज इन दिस रेशियो 5 to 8% इसमें ये प्रेजेंट होता है, बाकी वाटर होता है। उस कंपाउंड को जो चीज वहां पे बनती है, जो सब्सटेंस बनती है, दैट इज कॉल्ड एज विनेगर। सो विनेगर इज एक्चुअली 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज विनेगर। फिर इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, जैसे आपने इथेनॉल में बताया वो कलरलेस लिक्विड होता है, इन द सेम वे आवर इथेनॉइक एसिड इज कलरलेस लिक्विड, ये भी कलरलेस लिक्विड होता है, इट इज कलरलेस लिक्विड, कोई कलर नहीं होता है इसका। स्मेल अगर देखेंगे तो इसकी जो स्मेल वो ये इसकी स्मेल इट इज स्मेललेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, सॉरी इट इज विनेगर लाइक, इसकी जो स्मेल वो विनेगर लाइक होती है, जैसे विनेगर की आपने स्मेल देखी होगी तो वैसी इसकी स्मेल होती है। टेस्ट अगर हम इसका देखेंगे, इट इज सार इन टेस्ट, इट इज सार इन टेस्ट, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 291 केल्विन, 291 केल्विन, इट इज 291 केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो 390 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। Solubility, is it soluble in water? Yes, it is soluble in water in all proportions, बराबर वैसे ही जैसे आपने इथेनॉल के केस में पढ़ा। So these were its physical properties। दूर से आप ये बता सकते हो on the base of the smell, on the base of the taste, on the base of these properties you can differentiate between ethanol and ethanoic acid। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एक्शन ऑन लिटमस, देखिए लिटमस आपको बताता है कि एक सब्सटेंस एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। जब हम इसमें लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, वो रेड में चेंज होता है। जब ब्लू लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज होगा, वो रेड में चेंज होगा, तो इसका मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। मगर जो लिटमस आपको ये नहीं बताता है कि जो आपका एसिड ये कितना स्ट्रांग है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं चलती है इस टेस्ट से। इससे हमें खाली ये पता चलता है कि एक सब्सटेंस एसिड है, बेस है कि न्यूट्रल है। वो तो आपने लिटमस पेपर टेस्ट से टेस्ट किया, जो आपका इथेनॉइक एसिड नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो नेचर वो एसिडिक है। अब अगर ये एसिडिक है, इज इट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो इसके लिए हमारे पास एक और ये जो कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें पता चलता है इसका जो पीएच वो लगभग 4 के बराबर आता है। जिन सब्सटेंस का जितना कम पीएच कम होने का मतलब वो सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं वो वहां से ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है। अब जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से भी, इसमें भी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सारे एटम्स बाहर नहीं निकलते हैं। यहां पे इस कंपाउंड की अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको CH3COOH, दिस इज योर इथेनॉइक एसिड, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स है। अगर ये चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकले इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, देन इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बट हम क्या देखते हैं, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको यहां पे क्या मिलता है, व्हाट यू गेट दिस कंपाउंड CH3COO प्लस आपको यहां पे एक ही हाइड्रोजन यहां पे मिलता है, और यही हाइड्रोजन फिर वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इट मींस दैट यहां पे इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है, पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। तो ऐसे एसिड्स का जो पीएच वो ज्यादा कम नहीं होता है। जब इतना पीएच होगा इट मींस दैट द एसिड इट इज वीक एसिड। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हम इसकी रिएक्शन किस में करते हैं, किसके साथ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ करते हैं। वहां पे कलर चेंज होता है, हमारे लेबोरेटरी के अंदर रेफरेंस लगी हुई होती है, रेफरेंस के साथ वहां पे 1 to 0 to 14 वो कलर्स होते हैं। वहां पे जब हम कलर चेक करते हैं तो इसका उस कलर के हिसाब से इसका जो पीएच वो 4 आता है, और ये कंफर्म हो रहा है कि जो आपका इथेनॉइक एसिड इट इज वीक एसिड, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एज यहां पे इसकी इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है। ये हो गई दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉइक एसिड के अंदर। इसके बाद इसमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, व्हाट हैपेंस इफ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम इज रिएक्टेड विद इथेनॉइक एसिड। यहां पे हम लिखेंगे CH3COOH, दिस इज आवर इथेनॉइक एसिड। इसको हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, Na के साथ। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे बेटा हमें मिलेगा CH3COONA, दिस कंपाउंड, प्लस यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम इथेनोएट, इसको हम बेटा सोडियम इथेनोएट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम इथेनोएट, ये याद रखिएगा। आपने इथेनॉल में रिएक्शन दिखाई इथेनॉल की सोडियम के साथ, वहां पे सोडियम इथॉक्साइड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है।
But in case of ethanoic acid, when it reacts with active metals like sodium, then sodium ethanoate along with the evolution of the hydrogen gas is formed. ये हो गई एक केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अल्कलीज और बेसिस। अगर हम यही कंपाउंड लेंगे CH3COOH, अल्कली होती है सॉल्युबल बेस। मैं यहाँ पे सपोज ये लेता हूँ NaOH, दिस इज आवर सॉल्युबल बेस विच इज आल्सो कॉल्ड एज अल्कली। ये जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो यही कंपाउंड आपको मिलेगा CH3COONA, यानी सोडियम इथेनोएट आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको मिलता है H2O। यहाँ पे आपको ये मिलता है, देखिए ये Na इस क्या बोलते हैं इसको, इस H की जगह ले रहा है, यहाँ पे ये Na आएगा और ये H इस OH के साथ रिएक्ट होकर आपको ये देता है, और यहाँ पे CH3CO इसके साथ Na आता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम इथेनोएट। ये होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। अगर हम ऐसे लिखेंगे CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड, इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ दिखानी है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। इसकी फॉर्मूला Na2CO3। यहाँ पे आपको यही प्रोडक्ट मिलता है। आप एक प्रोडक्ट को याद रखिएगा, आपको सारी बाकी रिएक्शंस आएंगे। सॉरी, इट इज CH3COONA, प्लस यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलता है। ये हो गई एक और केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये यही कंपाउंड हम लेंगे CH3COOH, इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ दिखानी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ऊपर सोडियम कार्बोनेट, नीचे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्रोडक्ट्स आपको यही मिलेंगे, यही सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद ये वाली रिएक्शन हमने डिस्कस की, इनके साथ इथेनॉल हमने वहां पे बताया, जब इथेनॉल रिएक्ट होता है इथेनॉइक एसिड के साथ एस्टर बनता है। अब आप इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराइए इथेनॉल के साथ, तो यहां पे भी एस्टरिफिकेशन, यहां पे भी आपको एस्टर मिलेगा, तो यहां पे भी एस्टरिफिकेशन। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ या इथेनॉइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराओ, आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, एस्टर, विच इज आल्सो कॉल्ड एज, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद इसमें इसको छोड़िए आप, हम सीधे आएंगे यूज ऑफ इथेनॉइक एसिड पे। ये भी आप छोड़िए, ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आता है, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वो है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको डिटर्जेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। एनी सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग डर्ट or grease from body or fabric, that substance is called as detergent। तो सोप्स भी हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं। अब डिटर्जेंट्स, इनको हम डिटर्जेंट का नाम ही देते हैं। हमारे पास दो तरह के डिटर्जेंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप जरा यहाँ पे चेक कीजिए। देखिए, व्हाट आर डिटर्जेंट्स, मैंने असल में सोप्स और डिटर्जेंट्स आपको पढ़ाना है, लेकिन उनको पढ़ाने से पहले आपको पहले डिटर्जेंट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्जेंट? A substance या any substance which is capable of removing dirt or grease from any fabric or body is called a detergent। कोई भी चीज जो कपड़ों से या बॉडी से मेल निकालता है, डर्ट निकालता है, जिसकी ये सलाहियत होती है जो कपड़ों से या बॉडी से मेल निकालता है, उस सब्सटेंस को हम डिटर्जेंट कहते हैं। अब जो हमारे डिटर्जेंट्स ये दो तरह के होते हैं, एक को हम सोपी डिटर्जेंट्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन सोपी डिटर्जेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोपी डिटर्जेंट्स के बारे में। सोपी डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोपी डिटर्जेंट्स दे आर जस्ट कॉल्ड एज, इनको हम सोप्स का नाम देते हैं। सो सोप्स आर सोपी डिटर्जेंट्स। सोपी डिटर्जेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ये डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर दीज सोपी डिटर्जेंट्स आर, वी कैन सिंपली से सोप्स आर सोडियम साल्ट्स आर पोटाशियम साल्ट्स। अब हम जानते हैं जब भी हमने कोई साल्ट बनाना होता है तो साल्ट बनाने के लिए हमें एसिड की जरूरत पड़ती है, हमें बेस की जरूरत पड़ती है। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा के आपको ये साल्ट मिलता है। ये सोप्स भी हमारे क्या होते हैं, चाहे आपके सोप्स हो चाहे आपके डिटर्जेंट्स हो, ये दोनों साल्ट्स होते हैं, लेकिन इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वो डिफरेंट होती है, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। मैं सोप्स के बारे में बता रहा हूं तो मैंने सोप्स का जो स्टेटमेंट बताया, सोप्स आर इधर सोडियम साल्ट्स आर पोटाशियम साल्ट्स, ये भी साल्ट से। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एसिड लेते हो, लेकिन यहां पे जो हम एसिड लेते हैं वो वीक होता है, वीक एसिड। इस वीक एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं या रिएक्ट कराते हैं। यहां पे आपको साल्ट मिलती है, जो साल्ट होता है यही हमारी सोप होती है, प्लस यहां पे आपको बाई प्रोडक्ट जो कि यूजुअली ग्लाइसरॉल होता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसी से आपको सोप मिलती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन।
You getting my point or not? Soaps are either sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids which is cleansing properties in water. इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे कोई वीक एसिड लेना है, मैं कोई वीक एसिड जो कि फैटी एसिड्स हमारे वीक एसिड्स होते हैं और जो आपको वेजिटेबल ऑयल्स में आपको मिलते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड्स जो कि यूजुअली वीक एसिड्स होते हैं। इनके साथ हम कभी कभार स्ट्रॉन्ग बेस आपकी NaOH, ध्यान से सुनिएगा, या कभी कभार KOH, आपको यहां पे साल्ट मिलेगा, आपको यहां पे सोप मिलेगी। अगर आपने फैटी एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया, इसको रिएक्ट नहीं कराया, जो उस वक्त साल्ट बनेगी, जो उस वक्त सोप बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सोडियम साल्ट। उसी को हम सोडियम साल्ट कहते हैं। तो मैं यहां पे बता रहा हूं सोप्स आर इधर सोडियम साल्ट्स। सोडियम साल्ट का मतलब आपने फैटी एसिड के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट कराई। अब अगर मैं कहूंगा पोटेशियम साल्ट भी हो सकते हैं, तो क्या करते हैं हम, वीक एसिड यानी जो फैटी एसिड्स होते हैं इनके साथ हम कभी कभार सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है जो आपकी बेस वो कौन सी है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी, जो साल्ट बनेगा सोडियम साल्ट कहेंगे, और अगर आपकी बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी, उस वक्त जो साल्ट बनेगा, जो सोप बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेशियम साल्ट। अब ये जो साल्ट आपका यहां पे मिल रहा है, किस एसिड का मिल रहा है? ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हीं को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और जो मैंने ऊपर डेफिनेशन आपको बताई, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। तो यही फिर क्या करते हैं, ये पानी के अंदर कपड़ों से या बॉडी से मेल निकालते हैं, तो इसको हम सोप कहेंगे। Is that clear to everyone? इसके बाद इसमें आपने एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन सी एग्जाम्पल। एक है सोडियम स्टीरेट की, ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। इसकी जो फॉर्मूला वो है C17H35COONA। दिस इज कॉल्ड ए सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट को भी आपने, ये सोप है, सोप की फॉर्मूला, इस सोप को आपने बनाना है तो फैटी एसिड चाहिए। हम यहाँ पे फैटी एसिड स्टीरिक एसिड लेते हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने वेजिटेबल ऑयल्स का नाम भी बताया। फिर इसके साथ उस स्टीरिक एसिड के साथ हम कौन सी बेस रिएक्ट कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे Na से आपको पता चल रहा है इस सोप की प्रिपरेशन के लिए किस बेस का यूज किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तभी तो ये सोडियम साल्ट है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल सोडियम पाल्मिटेट की, तो इसकी फॉर्मूला वो आएगी C15H35COONA, ऐसे C15H35COONA। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने फैटी एसिड लिया होगा, पाल्मिटिक एसिड के साथ आपने स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट की होगी, तब जाके आपको ये साल्ट मिली है विच इज कॉल्ड ए सोडियम पाल्मिटेट। इसके बाद सोप सॉल्यूशन इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। ये याद रखिएगा, जो सोप सॉल्यूशन होता है इट इज बेसिक इन वाटर। A soap has large non-ionic hydrocarbon group and ionic group। ये मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में अभी बताऊंगा। फिर इसके बाद डिटर्जेंट्स, वो यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिटर्जेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, डिटर्जेंट्स। व्हाट आर डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स आर द सोडियम आर, these are actually the ammonium or sulfonate salts of long chain of carboxylic acids। ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब यहां पे देखिए उनकी डेफिनेशन, दे आर ईदर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स। नाउ व्हाट दीज आर ईदर अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स। तो यहां पे जो कंपोजिशन वो डिफरेंट है, बाकी ये भी साल्ट से वो भी साल्ट से। They are the sodium or potassium salts, and these detergents which are also called as synthetic detergents, these are either ammonium or sulfonate salts, किसके? long chain of carboxylic acids which has cleansing property in water। मैं इसमें आपको एग्जांपल बताऊंगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 11 टाइम्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे C6H4, मैं यहाँ पे लिखूंगा SO3Na। This soap is called a sodium N dodecyl benzene सल्फोनेट। ये डिटर्जेंट की एक एग्जांपल है। सल्फोनेट ये एक सोप, ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है,
तो सोप्स को डिफाइन करना है, डिटर्जेंट्स को डिफाइन करना है. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of long chain of carboxylic acids, but these synthetic detergents, they are either ammonium or sulfonate salts of long chain of carboxylic acids. वहां पे सोडियम सिटीरिएट, सोडियम पाल्मिटेट की एग्जांपल आपने याद रखी. यहां पे आपने एग्जांपल याद रखनी है सोडियम एंडोडाइकाइल बेंजीन सल्फोनेट की. अब कैसे सोप्स और डिटर्जेंट्स काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. कैसे ये काम करते हैं, तो काम करने के लिए आपने सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जरूर जानना है. तो यहाँ पे एक साइड से हम सोप लिखेंगे और दूसरे साइड से हम डिटर्जेंट लिखेंगे. मैं यहां से लिखूंगा सोप मॉलिक्यूल. आपने ध्यान से सुनना है, बस आप ध्यान से सुनिएगा, ये मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है. सोप मॉलिक्यूल ये हमारा डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल. अब ध्यान से सुनिएगा, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल एंड सोप मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले मैं सोप मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल आपको बताऊंगा. जैसे अभी आपने बताया सोडियम सिटीरेट, तो फॉर्मूला है C17H35COONA. ये हो गया हमारा सोप मॉलिक्यूल की फॉर्मूला. और यहां पे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई CH3CH2 11 टाइम्स C6H4SO3Na. यहां तक आपने याद रखना है. दिस इज कॉल्ड सोडियम एंडोडाइकाइल बेंजीन सल्फोनेट. ये डिटर्जेंट मॉलिक्यूल और ये सोप मॉलिक्यूल. अब इसमें देखिए जो आपने याद रखना है, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो आपका सोप मॉलिक्यूल हो या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हो, सोप मॉलिक्यूल और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल में दो दो पार्ट्स होते हैं. ये आपका एक पार्ट जो मैंने व्हाइट कलर से यहां पे अंडरलाइन किया, ये यहां पे दूसरा पार्ट जो मैं यहां पे अनसर्कल कर रहा हूं. आप ही डिफरेंस बताइएगा इस पार्ट और इस पार्ट में क्या डिफरेंस है. यहां पे भी दो पार्ट्स, एक ये पार्ट जो मैंने यहां पे अनसर्कल किया, सॉरी यहां पे अनसर्कल नहीं करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, और इस पार्ट को हम अनसर्कल करेंगे. आप यहां पे चेक कीजिए, यहां पे भी एक अनसर्कल वाला पार्ट है और एक अंडरलाइन वाला पार्ट है. यहां पे भी अंडरलाइन वाला पार्ट है और अनसर्कल वाला पार्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस दैट पार्ट. अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, इसमें आपको दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं. C17H35 इज इट हाइड्रोकार्बन पार्ट. ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कहलाता है क्योंकि इस पार्ट के अंदर आपको खाली कौन से एटम्स मिलते हैं. यहां पे आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन पार्ट. आप इस पार्ट को देखिए, इट इज नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट. इसमें हाइड्रोजन आपको कहीं पे नजर आ रहा है. इट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आयनिक. जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, इट इज यूजुअली नॉन आयनिक. इसमें कोई आयन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इट इज नॉन आयनिक. मगर जो आपका ये पार्ट विच इज नॉट हाइड्रोकार्बन पार्ट, इसमें आपको आयन्स मिलते हैं. इसमें माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज. तो ये आपका आयनिक पार्ट होता है. तो इससे हमें ये पता चल रहा है जो हमारी सोप मॉलिक्यूल होती है, सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है नॉन आयनिक जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और दूसरा होता है आयनिक जो हाइड्रोकार्बन पार्ट नहीं होता है. इज इट क्लियर? वेरी गुड. आप डिटर्जेंट मॉलिक्यूल में भी देखिए CH3CH2 11 टाइम्स, ये भी तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है. इट इज नॉन आयनिक. ये नॉन आयनिक होता है, इसमें कोई आयन्स नहीं होते. लेकिन जो एनसर्कल वाला पार्ट है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे दिस इज एनाइन, दिस इज कैटाइन, तो दिस इज आयनिक पार्ट. इसमें भी आपको दो पार्ट्स मिलते हैं. वन नॉन आयनिक, और नॉन आयनिक आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, और दूसरा आयनिक जो कि अदर देन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है. यहां तक हमें समझ में आया. अब इसके बाद आपने याद रखना है जो हमारा, ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वो हम कंसीडर करते हैं एज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेडपोल. जैसे टेडपोल का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इसमें टेल होती है. टेडपोल में उसमें उसकी टेल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है हाइड्रोकार्बन पार्ट, और जो यहाँ पे हेड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आयनिक पार्ट. मैं यहाँ पे लिखूंगा आयनिक पार्ट, और ये टेल आपका कौन सा पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट या नॉन आयनिक पार्ट. आई बात समझ में बेटा? जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कि नॉन आयनिक होता है, इट इज यूजुअली याद रखना, इट इज यूजुअली हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक. इसमें बस जो क्लींजिंग एक्शन की जो प्रॉपर्टी वो इन्हीं दो पार्ट्स पे डिपेंड करती है. जिसको ये याद रहेगा कि कौन सा पार्ट क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग. मतलब जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट ये वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, ये वाटर से दूर भागता है. जो वाटर से दूर भागता है ये डिजॉल्व होता है. इट डिजॉल्व्स इन डर्ट. ध्यान से सुनिएगा, इट डिजॉल्व्स इन डर्ट और ग्रीस.
ये ग्रीस और डर्ट में डिजॉल्व होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और जो आपका आयनिक पार्ट होता है इसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, इट इज वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक इट इज वाटर लविंग, यानी ये पानी के साथ डिजॉल्व होता है। जो पानी के साथ डिजॉल्व होता है वो डर्ट या ग्रीस के साथ डिजॉल्व नहीं होता। बस ये आपने याद रखना है। फिर से बता रहा हूं, हमने सोप मॉलिक्यूल, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले जाना। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा नॉन हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन वो आयनिक होता है, नॉन हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट वो नॉन आयनिक होता है, जो आपका अदर देन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो आयनिक होता है। और जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है इट इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है बट इट डिजॉल्व्स इन डर्ट और ग्रीस। जो आपका आयनिक पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल में, इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब ये पानी के साथ डिजॉल्व होता है लेकिन डर्ट और ग्रीस में डिजॉल्व नहीं होता है। इन द सेम वे जो आपका डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, इसमें भी दो पार्ट्स, एक नॉन आयनिक और नॉन आयनिक यूजुअली हाइड्रोकार्बन पार्ट, और आयनिक विच इज अदर देन हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो आपका नॉन आयनिक पार्ट इट इज हाइड्रोफोबिक, जो पानी के साथ डिजॉल्व नहीं होता है बट इट डिजॉल्व्स इन डर्ट और ग्रीस। और जो आपका आयनिक पार्ट होता है इट इज हाइड्रोफिलिक, ये पानी के साथ डिजॉल्व होता है। इतना अगर आपको याद रहेगा, मुझे लगता है कि ये कैसे साफ करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स पानी के अंदर, वो आपको खुद समझ में आएगा। अब इसमें लास्ट में आपको यही मैकेनिज्म दिखाऊंगा कैसे सोप्स और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर साफ करते हैं। देखिए मेरे पास कोई कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर कोई डर्ट लगा हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयली इन नेचर। कोई भी डर्ट वो ज्यादा ऑयली इन नेचर होता है। मेरे पास कोई कपड़ा था, ये मेरे पास कोई कपड़ा था, इस कपड़े के बीच में यहां पे ये डर्ट लगी हुई है, ये डर्ट है इसके ऊपर, तो मैंने इस डर्ट को बाहर निकालना है। क्या ऐसे ही पानी के बगैर हम इस पे सोप लगाएंगे, डिटर्जेंट लगाएंगे? नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, हम इस कपड़े को किस में डालेंगे, किसी बड़े टब में डालेंगे जिसमें आपने पहले क्या डाल के रखा था, वाटर डाल के रखा था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर में हम ऐड कर रहे हैं या तो सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पे हम सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए, आपको पता है डिटर्जेंट और सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, दूसरा होता है नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट वो हाइड्रोफोबिक, जो आपका नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट जो आयनिक होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब आपको खुद पता चलेगा कौन सा पार्ट कहां की ओर जाएगा। मैं यहां पे अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं, मुझे लगता है जो यहां पे आपने सोप मॉलिक्यूल्स डाले थे या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स डाले थे वो इसको ऐसे गहरा करेंगे, वो इसको इसके अराउंड ऐसे अरेंज होंगे। ये मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं, मैं यहाँ पे दो पार्ट्स दिखा रहा हूं सोप्स और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स की। ये उसका हेड और ये इसका टेल। टेल यहाँ पे वो हाइड्रोकार्बन है और जो यहाँ पे हेड ये नॉन हाइड्रोकार्बन आयनिक पार्ट। अब आयनिक पार्ट चूंकि इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, डर्ट में डिजॉल्व नहीं होता है, आयनिक ये जो आपका आयनिक पार्ट होता है ये पानी में डिजॉल्व होता है, तब ये पानी की ओर ओरिएंट करता है अपने आप को। जो इसमें टेल होता है विच इज हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां की ओर जाता है, ये डर्ट की ओर जाता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से दूर जाता है, लेकिन ये डिजॉल्व होता है किसमें, इट डिजॉल्व्स इन द डर्ट पार्टिकल। ये इसमें डिजॉल्व होता है। जो आपके आयनिक पार्ट्स होते हैं ये इस पानी की ओर जाते हैं क्योंकि ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक। फिर से बता रहा हूं, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक, ये आपका हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक ये पानी की ओर जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक ये पानी से दूर जाता है, बट ये जाएगा टुवर्ड्स द डर्ट। तो ये ऐसे सोप्स और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे रेडियली अरेंज होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसेल एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज माइसेल फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे एक और डर्ट इस पे हम लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपके डिटर्जेंट या सोप मॉलिक्यूल्स इसको ऐसे घेर लेंगे और ऐसे ये अरेंज होंगे। इन दिस वे जो आपके आयनिक पार्ट्स वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगे और जो आपका नॉन आयनिक पार्ट वो टुवर्ड्स द डर्ट होगा। ऐसे इसको पकड़ लेंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज माइसेल। अब हम पानी को बाहर निकालेंगे। पानी के साथ ये पार्ट डिजॉल्व हो चुका है, चूंकि दिस आयनिक पार्ट इट डिजॉल्व्स इन वाटर, वो पानी इसको अपने साथ खींचेगा, लेकिन इसके साथ ये पार्ट भी प्रेजेंट है, तो इसने इस पार्ट को पकड़ के रखा है, डिजॉल्व करके रखा है। जब हम पानी को बाहर निकालेंगे वो इसको खींचेगा, वो इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। ऐसे जो हमारे कपड़े, जो हमारी बॉडी वो साफ होती है फ्रॉम दिस डर्ट और ग्रीस। ऐसे जो ये सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी को, ये हमारे कपड़ों को साफ करते हैं। दिस वाज द क्लींजिंग या क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स इन वाटर। वहां पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।
तो सोप्स आर सोडियम आर पोटाशियम साल्ट्स, इसमें आपने लिखना है डिटर्जेंट्स आर इधर अमोनियम आर सल्फोनेट साल्ट्स। ये हो गई पहली डिफरेंस इन बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दूसरी डिफरेंस आपने ये याद रखनी है, जो सोप्स होते हैं वो खाली वर्क करते हैं इन सॉफ्ट वाटर। अब सॉफ्ट वाटर क्या होता है? ये वो पानी होता है जिसमें जो सोप इजीली जाग बनाती है। जहां पे जाग इजीली बनता है दैट वाटर इज कॉल्ड ए सॉफ्ट वाटर, और जहां पे जाग नहीं बनता है, जिस वाटर में सोप जाग नहीं बनाती है, द वाटर इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। और वो हार्डनेस पानी के अंदर दो तरह की हो सकती है, एक को हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं और दूसरे को हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। बहुत सारे मेथड से हमारे पास जिनसे हम टेम्परेरी हार्डनेस बाहर निकालते हैं या परमानेंट हार्डनेस बाहर निकालते हैं। आपने ये याद रखना है, जो हमारे सोप्स होते हैं दे डजंट वर्क इन हार्ड वाटर, मगर जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं दे वर्क इन हार्ड वाटर एज वेल एज इन द सॉफ्ट वाटर। जो हमारे सोप्स होते हैं दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल, दे डजंट कॉज एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बट जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर not biodegradable. So these are the main 3 points of the differences between soaps and detergents. तो ऐसे ये हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने 3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, ये आज कंप्लीट हो गया। होप आपको तीनों पार्ट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मार्क्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे, आपके एग्जाम में 8 मार्क्स इसमें पूछे जाएंगे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये 8 के 8 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में वो आप इस चैप्टर से हासिल कर पाओगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए सेशन में नए एक कंप्लीट चैप्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।